तो डियर हमारे पास फिजिक्स 10th क्लास की फिजिक्स के लिए चलते हैं हम लोग बोर्ड एग्जाम के लिए। तो सबसे पहले हमारे पास लाइट चैप्टर आता है। लाइट चैप्टर में आपको रे डायग्राम्स आती हैं। रे डायग्राम्स का क्या था, 3 रूल्स थे। कौन कौन से? पैरेलल आ रही है, फोकस, फोकस है तो पैरेलल, सेंटर ऑफ कर्वेचर वो सेंटर ऑफ कर्वेचर, ऐसे ही जाएगी। अब आपको रे डायग्राम में 2 बहुत इंपॉर्टेंट है वो बनानी है और आपको ये पता होना चाहिए, कॉपी पे लिख लेना। कनकेव मिरर है तो क्या शो करेगा वो? कन्वर्जिंग मिरर। कन्वेक्स है तो डाइवर्जिंग मिरर। ठीक है, कन्वेक्स। और मैंने तो सिर्फ इतना ही याद रखा हुआ, कन्वेक्स लेंस क्या होता है? कन्वर्जिंग। अगर कन्वेक्स लेंस कन्वर्जिंग है तो क्या होगा? कनकेव मिरर भी क्या होगा? कन्वेक्स लेंस वैसा ही रहता है जैसा कि कनकेव मिरर। तो रे डायग्राम कौन सी इंपॉर्टेंट है? सबसे पहले आती है आपके पास कन्वर्जिंग मिरर की, दैट इज कनकेव मिरर की पोल। अच्छा, पोल क्या है? सेंटर पॉइंट। व्हाट इज फोकस? फोकस होता है वो पॉइंट जहां पे सारी रेज जो पैरेलल आ रही हैं आफ्टर रिफ्लेक्शन कहां पे मीट करेगी? फोकस। और मेक श्योर देन एरोज लगाना मत भूलना। ये कौन सी बना दी मैंने? इनफिनिटी। बट मेरे को जो इंपॉर्टेंट है जिसके बेस पे क्वेश्चन आता है जनरली हर साल वो है पोल, और यहाँ पे फोकस, यहाँ पे ऑब्जेक्ट पड़ा है। लेट अस सपोज यहाँ से लेके यहाँ तक की 10 सेंटीमीटर है, तो फोकल लेंथ कितनी हुई? 20 सेंटीमीटर। 10 सेंटीमीटर ही हुआ, ये फोकल लेंथ ही है। 10 सेंटीमीटर हुआ कि नहीं? अब एक क्वेश्चन आता है, इसमें मैं आ रहा हूँ क्वेश्चन पे। एक क्वेश्चन आता है, ट्री है, ट्री हम एक मिरर से देख रहे हैं, तो उस मिरर की फोकल लेंथ क्या है? ट्री हम मिरर से देख रहे हैं, उस मिरर की फोकल लेंथ क्या है? तो आप क्या करोगे, ट्री को आप ऊपर नीचे करोगे, देखोगे, जहां पे उसकी शार्प इमेज बननी शुरू हो जाएगी स्क्रीन पे, स्क्रीन से लेके मिरर तक के डिस्टेंस को क्या बोलते हैं? फोकल लेंथ। तो हो गया डियर, फोकल लेंथ आ गई। आपको फोकल लेंथ कैसे निकालनी है? किसी भी ट्री की डिस्टेंट ऑब्जेक्ट की, तो आप उसको देख रहे हो, उधर से स्क्रीन पे डिस्टेंस देख रहे हो, स्क्रीन का डिस्टेंस और मिरर का डिस्टेंस, उसको क्या बोलते हैं हम? फोकल लेंथ। क्यों ऐसा होगा? क्योंकि आपके लिए वो ट्री है, इनफाइनाइट पोजीशन पे है, इनफाइनाइट पोजीशन पे है, आपने उसकी रे डायग्राम बनाई, मतलब इनफाइनाइट कहां पे इमेज बनती है? स्क्रीन। फोकस, फोकस और फोकस और डिस्टेंस ऑफ मिरर वो क्या होती है? फोकल। इसलिए हो जाएगा। अब एक चीज और, कन्वेक्स मिरर की रे डायग्राम्स तो चलो हो जाएगी, एक ही जैसे हैं। कन्वेक्स मिरर की रे डायग्राम्स में अगर कोई क्वेश्चन क्या आता है कि कैन बी ऑब्टेन द इमेज ऑन स्क्रीन? नो, बिकॉज कन्वेक्स मिरर की रे डायग्राम्स क्या रहेगी? वर्चुअल इरेक्ट। डन। नेक्स्ट। हाँ जी, कन्वेक्स मिरर की इंडिया में कैसे कर लेते वो? भाई तो कनकेव मिरर डाल देते हो भाई। लेंस ना, वो मिरर नहीं है डियर, वो लेंस है। तो तू मतलब शीशे में देख, ठीक है ना? कनकेव मिरर क्या है? हुज रिफ्लेक्टिंग सरफेस इज कर्व्ड इनवर्ड्स। अब एक क्वेश्चन आता है, स्पून से भी देख सकते हो, स्पून का ये पोर्शन क्या होता है? कनकेव, और ये वाला पोर्शन क्या होता है? कन्वेक्स, आउटर वाला। शाइनी सरफेस। अच्छा, प्लेन मिरर लिख लो एक पॉइंट, प्लेन मिरर, इनफाइनाइट फोकल लेंथ। कनकेव मिरर की फोकल लेंथ क्या रहती है? प्लेन मिरर की फोकल लेंथ इनफाइनाइट। तो प्लेन मिरर की फोकल लेंथ क्या रहेगी? इनफाइनाइट। हो जाएगा। डन। नेक्स्ट। ये फालतू चीजें हम बात करें, पोल इज रिप्रेजेंटेड बाय पी, छोड़ो। देन उसके बाद आपको पता है ये लाइट चैप्टर में क्वेश्चन जो रहता है बोर्ड वालों को ना पेट सा रहता है। पेट इन द सेंस हर 2-3 साल बाद एक ये क्वेश्चन आ जाता है। कौन सा क्वेश्चन है? 2 तरह के क्वेश्चन है। एक तो रिफ्रैक्टिव इंडेक्स के बेस पे रहता है, वो हम उस टाइम आएंगे जब हम रिफ्रैक्टिव इंडेक्स कर रहे हैं। अभी एक क्वेश्चन यू क्या होता है पहले तो ये पता होना चाहिए। ऑब्जेक्ट का डिस्टेंस फ्रॉम
फोकल है। पोल, पोल। और V क्या है? डिस्टेंस ऑफ इमेज फ्रॉम पोल। F फोकल लेंथ। फोकस नहीं है डियर, ये फोकल लेंथ है। कैपिटल F क्या है? फोकस। दैट डिस्टेंस फ्रॉम पोल टिल फोकस इज फोकल लेंथ। उस और फॉर्मूला लिख लेना, अगर ये पता है तो ठीक है। फोकल लेंथ इज इक्वल टू 1 बाय सॉरी मैंने क्या बोल दिया? पावर इज इक्वल टू 1 बाय। और फोकल लेंथ किस में होती है? इन मीटर्स। सर एक बार ही ना उसके लिए अलग लेक्चर लगवा देना। क्या कहते हैं ये पहले एन क्या लिखते हैं सर? क्या? एक्टिविटी देर आ रहा हूँ, पहले स्टेप बाय स्टेप चलते हैं। रे डायग्राम हो जाएगी तो पहला टास्क है आपका रे डायग्राम कंप्लीट करनी है। करो, लिख लो, रे डायग्राम्स बहुत जरूरी है। अब ये क्वेश्चन भी आ सकता है, कंप्लीट द रे ऑफ दिस डायग्राम, कुछ भी ऐसा आ जाए तो आपको रे डायग्राम आएगी तभी पता होगा। अब मैं आपको बताता हूँ, एनसीईआरटी में आपकी ना रे डायग्राम बनी हुई है, वहां पे एक रे डायग्राम है कन्वेक्स मिरर की बनाई है। मैं कहाँ पे मैं टॉपिक स्फेरिकल मिरर्स दिख रहा है आपको? प्लीज हियर एक्टिव स्फेरिकल मिरर के अगले पेज पे आ जाओ, वहां पे इन्फिनिटी वाला दिख रहा है कन्वेक्स मिरर, 2 मिरर्स की बनाई हुई है। नीचे वाली में देखो क्या दिख रहा है आपको? फोकल लेंथ कहाँ पे है? फोकस कहाँ पे है? ये सेकंड पेज पे, स्टार्टिंग की सेकंड पेज पे है। ऊपर वाली नीचे वाली? नीचे वाली देखो, राइट हैंड साइड है। हाँ राइट हैंड साइड है। उसका जो आई और आर दिख रहा है आपको? एक्चुअली उन्होंने आई आई लिखा हुआ है, शायद कुछ ऐसा है। आर ये ऊपर वाला आर लिखा हुआ है, नीचे वाला आई क्या होता है? एंगल ऑफ इंसिडेंस, जो कि इंसिडेंट रे से और 90 डिग्री, सॉरी इंसिडेंट रे और 90 डिग्री के साथ होता है, नॉर्मल के साथ होता है। अब आपको मैं मैथ्स के उस पॉइंट पे लेके चलता हूँ। मैथ्स का क्या कहता है कि अगर सेंटर से लाइन मारोगे वो एंगल कितना रहता है? 90। तो यानी कि ये सेंटर ऑफ कर्वेचर को ज्वाइन करती हुई लाइन दिख रही है, डॉटेड लाइन सेंटर ऑफ कर्वेचर से उसके और इंसिडेंट रे देखना है कि नहीं देखना? एक सेकंड, इंसिडेंट रे और डॉटेड लाइन किससे जुड़ी हुई है? कैपिटल सी से, सेंटर ऑफ कर्वेचर से। वो लाइन सेंटर से हमेशा एंगल क्या रहता है? 90 डिग्री। इसका मतलब आपके पास एंगल ऑफ इंसिडेंस और रिफ्लेक्शन समझ आ गई। अब मैं आप ऊपर वाले ऊपर वाले डायग्राम पे आ रहा हूँ। आपको ऐसे लाइन दिख रही है? दिख रही है ये वाली? पहली एक ही लाइन, और इधर सेंटर ऑफ कर्वेचर इसके साथ डॉटेड 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 ये भी दिख रही है। ये आ रही है कि जा रही है? ये रे, ये वाली। अरे उधर ना देख, इधर देख। ओ हेलो, इधर आ रही है कि जा रही है? जा रही है। तो ये एंगल क्या है? इनसे जो लाइन पैरेलल कहां से जाती है? अब ये एंगल क्या हो जाएगा? रिफ्लेक्शन, एंगल ऑफ रिफ्लेक्शन। समझ आ गया? तो ये कंसेप्ट है आपका एंगल ऑफ इंसिडेंस और रिफ्लेक्शन। सिमिलरली नीचे वाले पार्ट में देख लो तो क्वेश्चन ये आ सकता है कि कंप्लीट द रे डायग्राम हो जाएगी। और एक आना चाहिए आपको एफ एंड पी, बिटवीन एफ एंड पी, जो कि कनकेव मिरर का वन ऑफ द इंपॉर्टेंट क्वेश्चंस बन जाता है उसके रिलेटेड। जो लाइन पैरेलल देखना, इसकी रे डायग्राम, जो लाइन पैरेलल कहां से जाएगी? जो सेंटर ऑफ कर्वेचर से जाएगी वो सेंटर। ये सही बनाई है कि गलत? जब मैं ऐसा पूछूं तो गलत ही होगी, बट क्यों गलत है वो क्वेश्चन? डॉटेड लाइन आगे तक लेके जाओ, गई और वापस आई, गई और यहाँ पे। अब ये कहीं पे भी ये मीट हो रही है? इसका एरो सही बनाया? मैंने बनाया नहीं। पैरेलल ऐसे आएगी, बन गई वर्चुअल इरेक्ट इमेज। ये कौन यूज करता है? ये वाला मिरर, इस पोर्शन को कौन यूज करता है? ये तो रहने दे, कुछ भी बना समझ सुन ले बस। हाँ पामिस्ट डियर वो मिरर नहीं यूज करते, वो लेंस यूज करते हैं। जो मैग्नीफाइंग ग्लास रहते हैं ना, लिख लो, मैग्नीफाइंग ग्लास इज कन्वेक्स लेंस। नहीं डियर, डॉक्टर्स जिसके पास तो बहुत ज्यादा है, डेंटिस्ट, वो क्या यूज करते हैं?
सर वो डंडी जी मुंह मार के देते हैं। हाँ 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 बिल्कुल बिल्कुल सही है। जो डंडी से आगे गोल सा लगा होता है दैट इज मिरर, कनकेव मिरर, कनकेव मिरर। और एक बच्चे ने बोला था रियर व्यू मिरर, वो कौन कौन सा मिरर होता है वो? कन्वेक्स। अब एक क्वेश्चन आता है, आपके पास दो आंखें होने का बेनिफिट क्या है? नो डाउट ये आई चैप्टर में भी चला जाता है, दो आईज का बेनिफिट। एक आई से आप एंगल देखते हो 150 डिग्री, दो आई से 180 कवर हो जाता है। अब रियर व्यू मिरर कन्वेक्स मिरर होता है, उसमें सारी के सारी ऑब्जेक्ट्स की इमेज छोटी हो जाती है, वर्चुअल इरेक्ट हो जाती है और छोटी होती है, हमें सारा दिखना शुरू हो जाता है। तो फोकल लेंथ की डेफिनेशन के अकॉर्डिंगली हम बात करें तो क्या आएगा? इट इज अ पॉइंट वेयर ऑल द रेज coming from infinity या coming parallel to the principal axis after reflection meet at that particular point. लिखो diameter of reflecting surface of spherical mirror, ये diameter है कि नहीं? ये देखना, ये वाला, इस diameter को क्या बोलेंगे? reflecting surface। reflecting surface पे पीछे स्टार्ट डंडियां से मार देना, क्या होती है वो? अपर्चर। Spherical mirror। हाँ जी, reflecting surface of a spherical mirror is called aperture. Radius r is equal to 2f, ये पता है? f is equal to r by 2 होता है, r is equal to 2f। अब P जो टेबल 10.1 दिख रहा है आपको, 10.1 9.1 जो भी है आपका, पहला ही टेबल है एट इन्फिनिटी वाला दिख रहा है, इमेज फॉर्मेशन बाय कनकेव मिरर। इसमें जो साइज ऑफ इमेज है वो दिखना छोटे से बड़ा होता जा रहा है। पहले क्या लिखा हुआ? हाईली, उसका दूसरा नाम क्या है? पॉइंट साइज। फोकस पे पॉइंट बन गया। देन डिमिनिश्ड, छोटी। देन सेम साइज। सेम साइज पता है कब होता है? एट सी। एनलार्ज, हाईली एनलार्ज। मतलब आपने क्या करना है, देखना इधर से, कहाँ पे आप? इन्फिनिटी, फिर कहाँ पे? तो बियॉन्ड सी, फिर एट सी, फिर बिटवीन सी एंड एफ, फिर एट एफ, बिटवीन पी एंड एफ। देखना इन्फिनिटी, बियॉन्ड सी, एट सी, बिटवीन सी एंड एफ, एफ, एफ एंड पी। इसमें क्या है? कौन सा साइज? पॉइंट साइज। इसमें डिमिनिश्ड, सेम साइज, बढ़ता नहीं जरा साइज। इसमें एनलार्ज, इसमें हाईली एनलार्ज, इसमें एनलार्ज, हाईली एनलार्ज, बट साथ में क्या है? इमेज इसकी वर्चुअल एंड इरेक्ट। डन? हाँ बिल्कुल सही। नेक्स्ट, कनकेव मिरर के यूजेस कहाँ पे हैं? डियर ये क्वेश्चन एज इट इज आ जाता है, पढ़ना। हेडलाइट्स में है सर्च लाइट्स, टॉर्चेस, व्हीकल हेडलाइट्स। हेडलाइट्स पे कहाँ पे मिरर रखा होता है? अच्छा मैं ये जो क्वेश्चंस करा रहा हूँ जनरली थ्योरी बेस्ड रहेंगे, जो फिजिक्स से वो करवा दूँ। न्यूमेरिकल आपको सबको आते हैं, मैं आइडिया दे दूंगा, सिर्फ प्रैक्टिस करते जाना। इधर देखो, हाँ जी, ये कार की हेडलाइट है, यहाँ पे कनकेव मिरर है। कहाँ पे होता है कनकेव मिरर? लाइट के ऊपर। फोकस पे। आंसर इज फोकस। अगर ऑब्जेक्ट फोकस पे, ऑब्जेक्ट फोकस पे है, बल्ब फोकस पे है, ये बल्ब है, ये कनकेव मिरर है, तो इमेज कहां पे जाएगी? इनफिनिटी, तभी आपको दूर तक दिखेगा। ठीक है, तो रे डायग्राम मत भूलना। और कहां पे है? इट इज large concave mirrors, used by dentists to see the large images of the teeth of the patients. Large, dear please साथ साथ करते जाओ, पढ़ते जाओ, याद हो जाएगा। Large पढ़ने की जरूरत नहीं पड़ेगी, अंदर की एनसीईआरटी में आपको सारा बताता जाऊंगा। Large concave mirrors are used to टॉप बुक पर देखते जाओ, concentrate sunlight to produce heat in the solar furnace। तो solar furnaces में भी क्या लगा हुआ है? concave क्या? मिरर। Then प्लेन मिरर की फोकल लेंथ कितनी? इन्फिनिटी। देन यूजेस ऑफ कन्वेक्स मिरर। रेयर व्यू का ब्रैकेट में क्या लिखा हुआ है? विंग। इनको विंग मिरर्स भी बोल देते हैं, रेयर व्यू मिरर्स या विंग मिरर्स। These mirrors are fitted on the side, enabling the driver to see the traffic behind him
कन्वेक्स आर प्रेफर्ड, मिरर्स आर प्रेफर्ड बिकॉज दे गिव क्या है, डिमिनिश नहीं कल्ला डिमिश, इरेक्ट दो डिमिनिश इमेज। नेक्स्ट, it gives driver to view much larger area than possible with a plane mirror। प्लेन मिरर से भी तो हो जाता बट वो ज्यादा एरिया, क्योंकि प्लेन मिरर कौन सा है, आपके घर में जो शीशे लगे हुए प्लेन मिरर के हैं। अब उस पर एक प्रॉपर्टी रहती है, पॉइंट रहता है, ध्यान से सुनना। एक न्यूमेरिकल है डिफरेंट टाइप का, हाई लेवल का, वो क्या है कि एक कनकेव मिरर है, उसकी इमेज कहीं पे इधर बन रही है, ऑब्जेक्ट इधर रखा है, वो आप इमेज निकाल सकते हो कि नहीं निकाल सकते? कौन सा फॉर्मूला लगाओ? लेंस फॉर्मूला 1/v + 1/u इस 1/u इज इक्वल टू सर मेरे को माइनस आ जाता है, लेंस में माइनस हो जाएगा, ठीक है। अब मेरा क्वेश्चन क्या है, ये किस इसकी v आ जाए, v आके कुछ इधर आ गया। अब उसने क्या कहा कि इसके आगे ही हमने क्या लगाया, कुछ ऐसा क्वेश्चन, ध्यान से, एग्जैक्टली ये क्वेश्चन नहीं है बट ऐसा ही क्वेश्चन है। हमने उसके आगे क्या लगाया, प्लेन मिरर। प्लेन मिरर रखते जो उसकी इमेज है उसको फोकस कर रहा है, मतलब उसको देख रहा है, वो जितना ये डिस्टेंस होगा उतना ही पीछे रहेगा। तो प्लेन मिरर का तो कहता है व्हाट इज द डिस्टेंस बिटवीन द डिस्टेंस 16 सेंटीमीटर, व्हाट इज द डिस्टेंस बिटवीन द इमेज ऑफ प्लेन मिरर एंड इमेज ऑफ दिस, तो 8 + 8 आ जाएगा। तो वो आपको आइडिया हो जाएगा कि कैसा, मैंने एग्जैक्टली ये कुछ एमी रफ सा आइडिया दिया आपको। क्वेश्चन क्या है, दो मिरर्स का अगर कोई क्वेश्चन आ जाए तो डरना मत, नॉर्मल सॉल्व करो, इमेज मतलब डायग्राम बना लेना कि कहाँ पे प्लेन मिरर रखा उसने, सारा कुछ बताया होगा, आपको सिर्फ प्लस माइनस करना है, कोई न्यूमेरिकल मतलब कोई सॉल्व नहीं करना, सॉल्व जैसे हम नॉर्मल करते आ रहे हो वैसे ही होगा। अब मैग्निफिकेशन का फॉर्मूला क्या होता है, -v/u, कब मैग्निफिकेशन लेंस हो जाए। नेक्स्ट, अब साइन कन्वेंशंस है, साइन कन्वेंशंस हो सकता है रेयर टू रेयर चांस है पूछ ले, वैसे आएगा नहीं, बट मैं बोल देता हूँ ताकि आपके दिमाग में रह जाए। तो कह रहा है ऑब्जेक्ट इज ऑलवेज प्लेस टू द लेफ्ट ऑफ द मिरर, मिरर कहाँ पे है, उसके लेफ्ट पे क्या है, ऑब्जेक्ट। ऑल द डिस्टेंसेस आर मेजर्ड फ्रॉम द पोल, ये अभी स्टार्टिंग में बताया था, सारे डिस्टेंस कहाँ से मेजर होते हैं, जो राइट साइड जा रहे हैं वो प्लस होते हैं, मतलब हम कहते हैं ऑब्जेक्ट यू हमेशा 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 नेगेटिव, इट मीन जो लेफ्ट साइड से आ रही है वो क्या है नेगेटिव, जो राइट साइड है वो पॉजिटिव। अगर राइट साइड इमेज बन रही है इधर तो v क्या आ जाता है पॉजिटिव, अगर लेफ्ट साइड होता है तो कंसेप्ट वही रहता है। डन, डिस्टेंसेस मेजर्ड, अच्छा ऊपर जो ऊपर होंगे उनकी आप देखना, एक क्वेश्चन आता होता है जो मैं बोलने जा रहा हूँ, क्वेश्चन है एन ऑब्जेक्ट 7 सेंटीमीटर इन लेंथ या इन हाइट, तो क्या बोला जाता है आपको, हाइट ऑफ ऑब्जेक्ट है बट उसको इग्नोर कर दो, न्यूमेरिकल टाइप बोला हुआ। हाँ। जब भी ऐसा क्वेश्चन आ जाए हाइट 7 सेंटीमीटर है ऑब्जेक्ट की, इज प्लेस एट अ डिस्टेंस ऑफ 20 सेंटीमीटर फ्रॉम अ मिरर ऑफ फोकल लेंथ 30 सेंटीमीटर। ओके, फोकल लेंथ 30 सेंटीमीटर किसकी बोली, मैंने अभी कुछ नहीं बोला, मैंने बोला अगर कनकेव तो आपके सामने फोकल लेंथ क्या हो जाती है, कन्वेक्स में पॉजिटिव। डन, ये चीज है, मैंने लेंस और मिरर नहीं बोला, मैंने क्या बोला है कनकेव और कन्वेक्स। अब फोकल लेंथ अगर नेगेटिव है तो पावर क्या होगी नेगेटिव, ये भी क्या होगी ये पॉजिटिव होगी, क्यों, क्योंकि पावर का फॉर्मूला क्या बताता है आपको, एफ नेगेटिव तो पावर भी नेगेटिव, एक नेगेटिव है दूसरा पॉजिटिव नहीं हो सकता, ठीक है, तो दोनों ही क्या रहेंगे नेगेटिव। अब सेकेंडली इसके बाद क्या आएगा आपके पास, फोकल का मैंने कनकेव बोल दिया तो आपका एफ यू आ गया, यू कितना होता है -20, v आ जाएगा सॉल्व करके। अब v आने के बाद आपके पास मैग्निफिकेशन आ जाएगी, मैग्निफिकेशन का दूसरा फॉर्मूला लीनियर मैग्निफिकेशन भी बोलते हैं इसको, मैग्निफिकेशन का फॉर्मूला क्या होता है hi/h, हाय बाय हु,
डन हो जाएगा। Yes. अब हाइट ऑफ इमेज हमें नहीं पता, हाइट ऑफ ऑब्जेक्ट आ जाएगी Yes. कितना? 7. 7 प्लस के माइनस कुछ नहीं 7। आपको मैग्निफिकेशन अगर नेगेटिव है तो वो माइनस आ जाएगा हाइट ऑफ इमेज अगर नेगेटिव है तो वो नीचे है, अगर हाइट ऑफ इमेज ऊपर है तो मतलब अगर हाइट ऊपर की डायरेक्शन में तो इसको ऐसा याद करवाया हुआ, नहीं याद तो देख लो, याद है आप मतलब पॉजिटिव, नीचे है तो डाउन मतलब नेगेटिव। अच्छा -3 सेंटीमीटर का मतलब क्या हुआ? नीचे ऑब्जेक्ट नीचे है, उसकी साइज कितना है? 3 हो जाएगा। सर जी इन्वर्टेड है तो मतलब वो वाला मिरर ना, ऐसा कुछ नहीं है, नहीं इरेक्ट वर्चुअल इरेक्ट भी बनता है कनकेव में, बट जनरली हर केस उसका क्या रहता है? इन्वर्टेड। अब समझ आया? Yes. मैग्निफिकेशन अगर निर्मा कंसेप्ट क्या था? निर्मा कंसेप्ट नेगेटिव इन्वर्टेड एंड रियल इमेज। मैग्निफिकेशन अगर नेगेटिव है, रियल सारे कंसेप्ट्स रिकॉल कर लो सो दैट जब आप करोगे या कर चुके हो आपको पक्का हो जाएगा। मैग्निफिकेशन अगर नेगेटिव है तो क्या होगा? रियल एंड इन्वर्टेड। अब मैग्निफिकेशन 1 है, इसका मतलब इक्वल साइज। मैग्निफिकेशन ग्रेटर देन 1 है तो enlarge, मैग्निफिकेशन लेस देन 1 है तो ओके। मैग्निफिकेशन -3/8 का मतलब क्या है? छोटी है कि बड़ी है? कैसे पता चला? एक तो कट आएगा, बिल्कुल सही। 3/8 है, इट इज ऑलवेज लेस देन 1। अगर 13/8 होता सर तो ग्रेटर होते, माइनस तो नहीं देखना, नहीं माइनस क्या बताता है? रियल एंड इन्वर्टेड। बोल लोगे आपका ही भला होगा, आपको याद हो जाएगा। रेडियस ऑफ कर्वेचर मैंने दे दिया, कनकेव मिरर, कन्वेक्स मिरर का क्या दिया मैंने? रेडियस ऑफ कर्वेचर 30 सेंटीमीटर। फोकल लेंथ कितनी होगी? क्या सर? प्लस के माइनस concave कन्वेक्स and 15. 50 पॉजिटिव, नेगेटिव किस में रहेगी? नेक्स्ट। अब जो मैं बता रहा था कन्वेंशन चल रहे थे हमारे साइन कन्वेंशन, वहां पे क्या बोला? ऊपर है तो कौन सी? पॉजिटिव की नेगेटिव? पॉजिटिव। देन आपके पास क्या रहता है? डाउन देख लो, और डाउन द पार्ट वो नेगेटिव रहेगा। द न्यू साइन कन्वेंशन डिस्क्राइब अबव इज इलस्ट्रेटेड फॉर योर रेफरेंस। ये सारे क्या है? न्यू साइन कन्वेंशंस। ये डायग्राम देखो बनाई हुई है, ऊपर बनाया तो डायग्राम में क्या लिखा हुआ? प्लस, नीचे तो लेफ्ट नेगेटिव, राइट साइड ओके। अब एक क्वेश्चन आते हैं कि जो ध्यान से सुनो, पॉन्ड है, पॉन्ड वो शैलोअर मतलब डीप ज्यादा फील होता है। सेकंड, जो नींबू है वो आपको थोड़ा सा साइज उसका बड़ा दिखेगा, पेंसिल को रखा वो बेंट दिखेगी। इन सब का आंसर क्या है? एक ही है, वो है एटमॉस्फेरिक रिफ्रैक्शन, नहीं रिफ्रैक्शन। ठीक है। अब रिफ्रैक्शन या रिफ्रैक्टिव इंडेक्स का कंसेप्ट आएगा आगे, रिफ्रैक्टिव इंडेक्स के बेस पे भी क्वेश्चन रहेगा। पहले एक क्वेश्चन मैं और बता दूं, जो बोर्ड वालों को जो मैंने कहा था पेट क्वेश्चन है वो मैं आपको बता देता हूँ, आए नहीं आए वो देखी जाएगी, बट स्टिल ये टाइप का क्वेश्चन है। बहुत सारे बच्चे बताने के बाद भी गलत करते हैं, प्लीज इसको हाथ से निकाल लेना। तो क्वेश्चन क्या है? ये आपके पास स्केल है, स्केल 0, 5, 10, 15 कुछ ऐसा। यहां पे ऑब्जेक्ट पड़ा, यहां पे मिरर पड़ा, मिरर कनकेव मिरर दे दिया उसने। तो बच्चा कहता है इसकी ऑब्जेक्ट कहां पे पड़ा है, तो बच्चा यू कितना लेता है? क्या गलती, और तुम भी वही करोगे, यू कितना लोगे और साथ ही क्वेश्चन पूरा गलत। ठीक है। अब माइनस यू क्या है? डिस्टेंस ऑफ ऑब्जेक्ट फ्रॉम मिरर -10 सेंटीमीटर विल बी द आंसर, डिपेंडिंग कि वो कनकेव नहीं डिपेंडिंग तो कुछ नहीं, कुछ भी हो, यू क्या रहेगा हमेशा नेगेटिव। समझ आ गया ये क्वेश्चन। उसके बाद उसने दिया होगा स्क्रीन उसकी इधर पड़ी है 30 सेंटीमीटर पे, तो v कितना हो गया? प्लस के माइनस
प्लस क्यों? क्योंकि राइट साइड आ गया तो प्लस हो गया, लेफ्ट साइड है तो माइनस है। इसके बाद कहता है कैलकुलेट द फोकल लेंथ, ये क्वेश्चन आएगा। यहाँ कैलकुलेट द रेडियस ऑफ कर्वेचर, कंसेप्ट वही है। फॉर्मूला कौन सा लगेगा? मिरर के लेंस, मिरर। अब देखते हैं दूसरी चीज, जो ये हो गया टाइप का क्वेश्चन। अब अगले वाला क्वेश्चन, जो एक बॉक्स में ना एक क्वेश्चन दिया होता है, 3-4 वैल्यूज दी होती हैं, ये u है, ये v है, ये f है, कुछ ऐसा दिया होता है। f नहीं दिया होता, u v कुछ ऐसा दिया होता है। कहता है फाइंड द फोकल लेंथ ऑफ द मिरर। कौन सा? तो क्वेश्चन क्या है वो वाला, आपको एक डब्बे में वैल्यूज दी होंगी। फॉर एग्जांपल वी हैव, बस यहाँ पे 1 2 3 4 5 ऑब्जेक्ट का u का डिस्टेंस दे 1 2 3 4 5 6 भी है। u का डिस्टेंस कितना दिया हुआ उसने, ये है u और ये है v इन सेंटीमीटर। आपको कोई मतलब नहीं, मीटर्स में भी हो सकता है, किलोमीटर में भी हो सकता है, दोनों सेम यूनिट्स है। -100, 25, -60, -40, -30, -25, -15, 120, अच्छा ये कन्वेक्स लेंस के बारे में बताया। ये मिरर का नहीं बताया, ये किसका बताया? कन्वेक्स लेंस। कोई बात नहीं, हमें समझ आ रही है। कंसेप्ट क्या रहेगा? सेम। उससे क्वेश्चन क्या है, व्हाट इज द फोकल लेंथ ऑफ दिस मिरर? नहीं समझ आया? क्या बोला क्वेश्चन? व्हाट इज द फोकल? ध्यान से, फोकल लेंथ का फॉर्मूला क्या होता है? 1/f नहीं, = r/2। सर्कल का ये सेंटर है, सेंटर से ये डिस्टेंस क्या होता है? रेडियस। ये रेडियस है। अगर मैं रेडियस पता कर लूं तो फोकल लेंथ आ सकती है कि नहीं आ सकती? अब रेडियस कैसे पता चलेगा? आपने जितने भी क्वेश्चंस किए हैं, चाहे कनकेव मिरर है या कन्वेक्स लेंस की, जो भी रे डायग्राम्स करोगे, दोनों बहुत इंपॉर्टेंट है। सारी रे डायग्राम बहुत इंपॉर्टेंट है। एट सी होता है कि नहीं? एट सी होता है, यानी कि सी की वैल्यू सेम रहेगी। तो इनमें से एक ऐसा केस होगा ही होगा जिसमें दोनों वैल्यूज क्या होंगी? वो पक्का पता चलेगा। क्या है? -40 40 डियर -40 भूल जा, सी सी आया, मुझे -40 लेना ही नहीं, वो तुम्हें पता भी चल जाएगा क्यों। फोकल लेंथ कितनी होगी? अच्छा, सेंटर कितना है ये डिस्टेंस? 40 प्लस माइनस नहीं मुझे पता, 40। तो रेडियस कितना हो गया? 40। रेडियस कितना हो गया? 40। फोकल लेंथ कितनी होगी? 20। अब मेरा क्वेश्चन किसका था? फोकल लेंथ पूछी है, तो +20 के -20 समझ आया? ठीक है, +20 क्यों है? क्योंकि कन्वेक्स है, चाहे लेंस है चाहे मिरर है, आंसर वही रहेगा। यही क्वेश्चन करके मिरर का होता तो आपका आंसर यही रहता, बट उस केस में ये वैल्यू -40, ये भी कितनी होनी थी? क्योंकि उसमें सेम डायरेक्शन में बनती है। वो मैं देख ही नहीं रहा, सिर्फ क्या देखनी है आपको? न्यूमेरिकल वैल्यू। मेक श्योर, मैं दोबारा से बता रहा हूँ, हो सकता है कोई बच्चा, सर ने तो शायद -40, ये तो 40 है, समझ नहीं आया, याद भूल सकता है उधर जाके। आपको क्या ध्यान रखना है? सिर्फ न्यूमेरिकल वैल्यू, माइनस प्लस मत देखना, वो लगाने जरूरी है, समझने भी जरूरी है। अब आगे, राइट द सीरियल नंबर ऑफ द व्हिच इज नॉट करेक्ट। ओके, इनमें से कोई ऐसा देखते हैं। अब एक मिनट, ये लिख दिया -40, कौन सा इनमें से सही नहीं लग रहा? ओके, ये फोकल लेंथ है, ये मतलब सेंटर ऑफ कर्वेचर वाला कांसेप्ट आ गया। सेंटर, ऑप्टिकल सेंटर। देखो, ऊपर से नीचे साइज, ऊपर से नीचे हम दूर दूर जा रहे हैं कि पास पास आ रहे हैं? ये u का डिस्टेंस है, ये लेंस है। पहले 100 था, फिर 60, फिर 40, फिर 30, 25, 50। पहले ही गलत लग रहा है। एक मिनट, ये देखते हैं कैसे। मैं वो भी बता रहा हूँ क्या गलती हो सकती है, वो जनरली मुझे लगता है क्या होगी, फोकस के रिलेटेड रहेगी। अब इससे फोकल लेंथ कितनी आ गई आपकी? 20 ओके, आपको कनकेव मिरर का अभी के लेक्चर में बताया था कि जैसे जैसे आप दूर जा रहे हो साइज बड़ा नहीं होता जा रहा। ओके, यहाँ पे v कितना है? 25, 30, 40, 60, 100 सेम जा रहे हैं। अब -15 पे आ गए, रेट फोकल लेंथ कितना है? बिटवीन, तो इमेज राइट साइड बनती है कि लेफ्ट साइड ही बनेगी उस केस में? राइट साइड। एक काम करो, निकालो कन्वेक्स लेंस की रे डायग्राम। कन्वेक्स लेंस की रे डायग्राम निकाल ली।
देखो ये तभी क्वेश्चन होंगे जब आपको सारा क्लियर है। कन्वेक्स लेंस कन्वेक्स लेंस की The left side. एफ नंबर निकालो। एफ नंबर फोकस F1 के आगे लिखा हुआ बना हुआ है यार, देख लो पार्टिसिपेट कर लो। ये देखो F1 के आगे दिख रही है बी, ए भी आगे दिख रहा है ना, तो इमेज कहाँ बन रही है? Left side negative. 2F से भी पहले, यानी कि लेफ्ट साइड ही बन रही है। U और V दोनों क्या आएंगे? इधर क्या लिखा हुआ है? पॉजिटिव। इसका मतलब गलती पकड़ी गई। तो गलती कनकेव मिरर, ध्यान से सुनना, कनकेव मिरर, कन्वेक्स लेंस, गलती यही आएगी जर्नली। क्या? बिटवीन पी एंड एल। मतलब अगर उनके दिमाग में बैठा हो ना, कोई भी क्वेश्चन डालेंगे तो इसी के रिलेटेड डालें, बिटवीन पी एंड एल। अब इस क्वेश्चन में भी ऐसा ही होता है, ध्यान से देखना ये वाला। तुम्हें मैं बार बार कह रहा हूँ कंसिडरेशन बढ़ा लो। इधर फोकल लेंथ आ जाएगी, आ जाएगी ना कैलकुलेट में, मेरे ख्याल से 7/2 15/2 आ जाएगी, 7.5 आ जाएगी, 7.5 आ गई। अब उसने कहा व्हाट विल बी द रीडिंग या वेयर द इमेज विल बी फॉर्म इफ द ऑब्जेक्ट इज प्रेजेंट एट 6 सेंटीमीटर इज केप्ट एट 12 मार्क 12 सेंटीमीटर के मार्क पे रखेगा। तो आपको ये पता चल जाएगा फोकल लेंथ, फिर यू पता है आपको, वी आ जाएगा। अब पिछले वाला वी मत लेना, वो तो गायब हो गया। अब सेकंड केस में इस मिरर की फोकल लेंथ वही रहेगी चाहे जो मर्जी हो। अब हमने यू कहाँ पे रख दिया? 12 सेंटीमीटर 12 पे रखा है। हाँ, हाँ, तो कितनी वैल्यू हो गई? 3 -3 -3। समझ आया? तो ये चीज याद रखिए। डियर मैं लिख लोगे जहां पे भी आपको लगता है तो लिख लेना, बच जाओगे। तो ओके, रे डायग्राम बना लोगे इसकी, तो सारी रे डायग्राम आपकी बन जाएगी। ओके, एक क्वेश्चन आता है एन ऑब्जेक्ट, ध्यान से देखना, इसी को ले लें, इसी क्वेश्चन को ले लेते हैं। कहाँ पे रखा था हमने ऑब्जेक्ट? पहले वाला भूल जाओ, बोला पहले यू, 5 हाँ ना, 5 मार्क पे रखा था। वी कितना था? 30 mark. 30 मार्क्स पे, तो वी कितना आ जाएगा? 15. ये भी 15। अच्छा, इधर 25 कर लेते हैं। गड़बड़ होगी, जो मैंने कैलकुलेशन बोली मेरे के दिमाग में था दोनों जगह 15 रखा हुआ था, यहाँ पे तो 10 था ना, तो जो मेरा फोकल लेंथ आएगी वो 15/2 नहीं आएगी, जो अभी बोल दिया मैंने। मेरे दिमाग में क्या था? 0 पर रखी, यानी 15 इधर है, 15 इधर गया था। तो ये एडसी वाला केस हो गया। वो नहीं पता मुझे डियर, वो मुझे पता ही नहीं है। क्यों? क्योंकि ये लेंस है मेरा, मुझे पता ही नहीं। ठीक है, अब मेरा क्वेश्चन क्या है? वी कितना है इस केस में? 10 सेंटीमीटर। अब क्या बोल रहा है ये? एट सी का क्वेश्चन हुआ, बट मैं अभी उसके बारे में बात नहीं कर रहा। बिल्कुल सही है, दोनों वैल्यू सेम है, तो पक्का क्या कहाँ पे पड़ा है? एट सी। फोकल लेंथ कितनी आएगी वो भी पता चल जाएगा आपको, है ना। तो ये सब चीजें तो हो गई। अब मेरा क्वेश्चन क्या था? ड्रॉ द रे डायग्राम रिलेटेड टू दिस। तो अब आप 10 सेंटीमीटर, अगर ये बाय चांस 60 सेंटीमीटर हो तो विल यू स्टार्ट डूइंग या मेकिंग 60 सेंटीमीटर? नो। तो आपने क्या करना है? 6 यूनिट्स बनाने हैं। 1 यूनिट इज इक्वल टू कितने सेंटीमीटर? 10 सेंटीमीटर। कुछ भी रैंडम वैल्यू उठाना, उसके साथ से हिसाब से बनाते हैं। तो आपको पूरी प्रॉपर्ली कंपास लेके जानी है, कंपास कॉपी, कंपास स्केल, ये आपको पास होना चाहिए। कंपास से बन जाएगी डायग्राम। यू क्या आएगा? -6। वी क्या आएगा? 6। फोकल लेंथ क्या आएगी इस केस में? 3। समझ आ गई? 3 नहीं आएगी, एक्चुअली क्या है? 30। समझ आ गई? आंसर क्लियर? चलो वापस आते हैं। कन्वेक्स मिरर कितने रे डायग्राम्स है? एक, दो कह लो चलो। एक है इन्फिनिटी और एक है कहीं पे भी। कनकेव लेंस कितने हैं? 2। इन्फिनिटी, कहीं पे भी। तो ये रे डायग्राम्स देख लेना, बहुत जरूरी। देन लेंस फॉर्मूला, मिरर फॉर्मूला हो जाएगा। अब हम वापस आते हैं पीछे रिफ्रैक्टिव इंडेक्स के बेस पे। यहाँ पे क्वेश्चन आता होता है डिफाइन स्नेल्स लॉ। अब एक क्वेश्चन आता है कि ग्लास स्लैब में क्यों हो जाती है चेंज? हॉलो प्रिज्म में होगी कि नहीं होगी? आंसर इज नहीं होगी, क्योंकि उसके अंदर मीडियम ही नहीं है कुछ। हॉलो प्रिज्म में कोई भी रिफ्रैक्शन नहीं होगी। मीडियम क्या है मनिंदा क्वेश्चन मेरा? रिफ्रैक्शन नहीं होती, समझ आ गई? अब एक दो चीजें वो देख लेते हैं। पहले तो प्रिज्म के बारे में भी आपको पता होना चाहिए। पहले हम स्नेल्स लॉ देखते हैं, पहले हम ग्लास स्लैब देखते हैं। सबका कंसेप्ट वैसे ही रहेगा। ग्लास स्लैब लिया, लाइट आई,
इंसिडेंट रे है कि रिफ्लेक्टेड? Incident. ओके, एक लॉज ऑफ मिरर पता आपको? Yes. लॉज ऑफ रिफ्लेक्शन है ना, मिरर मतलब रिफ्लेक्शन. इंसिडेंट रे, नॉर्मल रे, रिफ्लेक्टेड रे, ऑल लाई ऑन द सेम प्लेन. एंगल ऑफ इंसिडेंस इज इक्वल टू एंगल ऑफ रिफ्लेक्शन. डियर, मिरर कर रहे हैं, रिफ्रैक्शन इक्वल होता ही नहीं, पहली बात वो गलत है. अब इस केस में क्या हो रहा है, लाइट आई इधर से बेंड हुई. क्यों बेंड हुई? क्योंकि ये वाला मीडियम डेंसर है. फिर से बेंड हुई, बट अब ये चल जाएगी. अब जो ये लाइट आ रही थी और जो ये लाइट आई, दोनों इसको बोलते हैं इमर्जेंट, इसको बोलते हैं इंसिडेंट, इसको बोलते हैं रिफ्रैक्टेड. इन दोनों के बीच में जो डिस्टेंस होता है इसको बोलते हैं लेटरल डिस्प्लेसमेंट, और इसको छोटा d से रिप्रेजेंट करते हैं. ये d चेंज हो सकता है अगर आपने अंदर की डेंसिटी चेंज कर दी, बट इट विल बी अ लाइन विल बी, इमर्जेंट रे विल ऑलवेज बी अ पैरेलल लाइन. किसके? Two इंसिडेंट रे. तो प्रोड्यूस्ड इंसिडेंट लाइट एंड इमर्जेंट लाइट के बीच में जो डिस्टेंस, परपेंडिकुलर डिस्टेंस है, उसको हम क्या बोलते हैं? लेटरल शिफ्ट, लेटरल डिस्प्लेसमेंट. ठीक है, बोलो बोलो. साइन, अब स्नेल्स लॉ लिखते हैं. साइन आई बाय साइन आर इज कांस्टेंट. साइन आई बाय साइन आर इज कांस्टेंट. साइन ऐसे या नहीं, साइन ऑफ एंगल ऑफ इंसिडेंस टू द साइन ऑफ एंगल ऑफ रिफ्रैक्शन के रिफ्लेक्शन, हाँ, refraction is constant. That constant is known as refractive index, and which is constant for a particular light of given color and a given pair of media. कहाँ से कहाँ आ रही हैं वो वैल्यू करेगी. कलर मतलब लाइट, उस पर कलर तो डिपेंड करती है. जब हम रेड वायलेट करेगी क्योंकि उनकी स्पीड डिफरेंट होती है. ध्यान रखना, उनकी स्पीड से क्या रहती हैं? डिफरेंट. देन इंसिडेंट रे, रिफ्लेक्टेड एंड नॉर्मल ऑल आई ऑन द सेम प्लेन. ये हमारा क्वेश्चन है. आगे क्या है? और सर एक वो कि जब हम पानी में पेंसिल डाले थे वो बेंड की नहीं थी. हाँ, मैं बता दूँ इसी के रिलेटेड अब 2-3 क्वेश्चन सबका आंसर सेम है. ठीक है, तो एक चीज लिख लो, मोर द रिफ्रैक्टिव इंडेक्स, मोर द रश, more the refractive index, R for refractive index, R for rush, lesser will be the speed. Next स्टार डालते हैं. ये पॉइंट्स बहुत इंपॉर्टेंट है. विबग्योर में मैक्सिमम वेवलेंथ, ये आई चैप्टर में भी आता है. रेड की लिख लो, आर मैक्सिमम वेवलेंथ. इनमें से सबसे ज्यादा स्पीड पता किसकी होती है? रेड की. आंसर इज रेड. वायलेट की सबसे ज्यादा स्पीड का तो स्पीड बोल रहा हूँ, लिख लो. रेड हैज मैक्सिमम वेवलेंथ एंड मैक्सिमम स्पीड. वायलेट की जो स्कैटरिंग ज्यादा होती है, ये वो बात की बात है, वो आई वाले चैप्टर में आएगा. सिर्फ मेरे को एक लाइट का क्यों बता रहे हैं क्योंकि यहाँ पे आपके पास आने वाला प्रिज्म, उसमें पता होना चाहिए. अभी क्या बोला? रिफ्रैक्टिव इंडेक्स जितना ज्यादा लेसर द स्पीड. लेसर द स्पीड. नेक्स्ट, अब अगर कोई मिनिमम टू मिनिमम रिफ्रैक्टिव इंडेक्स की वैल्यू पता क्या होगी? मिनिमम 1 से रिफ्रैक्टिव इंडेक्स ज्यादा ही रहता है. 1 किसकी वैल्यू रहती है? वैक्यूम की वैल्यू क्या रहती है? रिफ्रैक्टिव इंडेक्स को n से रिप्रेजेंट करते हैं या म्यू से करते हैं, वो वैल्यू कितनी है? ओके, किस में स्पीड ज्यादा रहेगी? 1.3 के 2.4? 1.3. किस पे कम रहेगी? 2.4. ओके, अब एक क्वेश्चन है. ओके, भूल जाओ. जब मैंने कहा ये स्पीड कम रहेगी, कितनी कम रहेगी? किससे आपने कंपैरिजन करना है? इससे. तो what do you mean by refractive index of diamond is 2.42? It means the speed of light in diamond is 2.42 times slower की बजाय less बोल सकते हैं.
लेस देन स्लो गलत नहीं है, लेस देन दैट स्पीड ऑफ लाइट, दैट ऑफ वैक्यूम नहीं है, स्पीड ऑफ लाइट इन वैक्यूम, लाइट कैन ट्रैवल इन वैक्यूम, ठीक है। ओके, एयर का रिफ्रैक्टिव इंडेक्स, एयर में 3 होते हैं, एयर स्पेलिंग 3, 1.000 3, फिर से 3 याद हो जाएगा, 1.00 अप्रोक्सीमेटली 1 ही है, यानी कि स्पीड ऑफ लाइट इन एयर नो डाउट कम होगी, बट हम लोग कितनी लेंगे, 3 into 8 मीटर पर सेकेंड। ओके, अब रिफ्रैक्टिव इंडेक्स के बेस पे जो क्वेश्चन आने की चांसेस हैं वो क्या है, ध्यान से देखिए ना, एक ही क्वेश्चन कराऊंगा फिर गलत ना कर लेना। करें N12 का मतलब क्या है, पहले क्वेश्चन करने से पहले हम मतलब समझते हैं। इसका मतलब होता है रिफ्रैक्टिव इंडेक्स ऑफ 1 विद रिस्पेक्ट टू स्पीड ऑफ लाइट, जिसको हम रिस्पेक्ट देते हैं उसको ऊपर रखते हैं, इन मीडियम 2 बाय स्पीड ऑफ लाइट इन मीडियम, स्पीड ऑफ लाइट इन मीडियम 2, क्योंकि इसको रिस्पेक्ट दी है। रिस्पेक्ट क्यों दी है ये प्यार से आराम से समझो प्लीज। यहाँ पे क्या लिखा हुआ है, यहाँ पे यानी रिस्पेक्ट क्यों दी, क्योंकि दोनों का एज ग्रुप अलग अलग है, एक N एज का बच्चा है, एक S एज का बच्चा है। N12 इज इक्वल टू N1 बाय N2, इसमें मैंने रिस्पेक्ट देनी है कि नहीं देनी है, क्यों, क्योंकि ये भी N क्लास का बच्चा है, ये भी N एज का या एज जो मर्जी लो, N एज के बच्चे हैं, इसमें रिस्पेक्ट नहीं देनी। N12 मतलब 1 2 is equal to speed of light in 2 by speed of light in 1। Okay, question होता है refractive index of A with respect to C is 2.4 2.5 A with respect to C, तो आपने ऐसा लिख लेना, इसको आप ऐसा भी लिख सकते हो Na by NC हो जाएगा। नेक्स्ट रिफ्रैक्टिव इंडेक्स ऑफ ए विद रिस्पेक्ट, चलो बी विद रिस्पेक्ट टू ए इज 0.8, कुछ ऐसा दे दिया। बी विद रिस्पेक्ट टू ए, अच्छा एक चीज और, यहाँ पे रिफ्रैक्टिव इंडेक्स कम आया ना, अभी आप कहोगे मैंने तो बोला क्या 1 से कम, बट यहाँ पे एक दूसरे के कंपैरेटिवली, वैक्यूम के कंपैरेटिवली नहीं कर रहे, तो वैक्यूम का सबसे कम रहेगा, पल्लेगा। अगर आप विद रिस्पेक्ट टू वैक्यूम करते हो हमेशा आपका रिफ्रैक्टिव इंडेक्स क्या आएगा, ज्यादा, बट इसमें एक दूसरे के साथ कम ज्यादा कुछ भी हो, टेंशन मत लेना, ऐसा जरूरी नहीं पॉइंट्स में होगा, वो फ्रैक्शन में भी हो सकता है, 2/5 भी लिखा हो सकता है, कुछ भी हो सकता है। अभी के लिए 2.5 से क्वेश्चन करवा रहा हूँ, बाकी दूसरा आप करोगे। इधर फाइंड रिफ्रैक्टिव इंडेक्स ऑफ सी विद रिस्पेक्ट टू बी, तो आपको सिर्फ ये ध्यान रखना, क्वेश्चन में आपको ये दो चीजें दी हुई है, कौन सी निकालनी है, एनसीबी, व्हाट डू यू मीन बाय एनसीबी, एनसी बाय इसकी वैल्यू निकालनी है, इधर से एनसी आ जाएगा, कितना आएगा एनए बाय, वो ज्यादा इजी लगता है मुझे, अगर आपको मैं कहूँ ना डिवाइड मल्टीप्लाई करो, आपके दिमाग से ऊपर से निकल जाएगा। एनसी की वैल्यू क्या आएगी, एनए बाय 2.5, इधर से क्या आएगा एनबी बाय एनए इज इक्वल टू, तो एनबी की जगह क्या आ जाएगा एनए, ओके, एनसी की वैल्यू क्या है एनए बाय, और एनबी की जगह 0.8 एनए, एनए कैंसिल, इसको सॉल्व करके आपका एनसी भी आ जाएगा। अगर यही उसने फ्रैक्शन भी दिया था 2/5, यहाँ पे भी 2/5, यहाँ पे भी Na 5/2 इज इक्वल टू एनसी लिख दूंगा, बस सिंपल है, मैथ्स ही है। 2.5 की बजाय 2/5 कुछ भी ऐसा आ सकता है। हमने डिस्कस तब देंगे जब हाँ? हम लिखा होगा क्वेश्चन में। हाँ वो सारा दिया होगा, मैंने क्या बोला आपको, रिफ्रैक्टिव ने ऐसे दिया होगा, A with respect to B, कैरोसिन with respect to this, आप अपने हिसाब से कैरोसिन पूरा कैरोसिन मत लिखना, K लिख लेना। अगर दोनों ही ऐसे आ गए, सपोज डायमंड और D से कुछ और आ गया, तो DD मत लिखना, DI लिख लेना, और साथ में कुछ और यहाँ रिप्रेजेंटेशन का लिख लेना, वहाँ पे उनकी देंगे सारा कुछ दिया होगा, सब कुछ दिया होगा। जैसे आपने वो करा है यहाँ पे राइट साइड में NB/NA के बाद क्या लिखा आपने, NB/NA = 0.8 के बाद, इधर से NA NB की वैल्यू आ जाएगी,
0.8 इंटू एन ए। अब हमें एनसी की चाहिए, एनबी की चाहिए, वो वैल्यू डाल दी, एन ए कैंसिल, वैल्यू आ गई। वैल्यू तो चाहिए, अल्टीमेटली वो कट जाएगी, ए वाली या जो भी होगा वो एक कट जाएगी, आपके पास न्यूमेरिकल वैल्यू रह जाएगी। नेक्स्ट, अगर लेंस को मैंने हाफ कवर कर दिया तो इमेज बनती है कि नहीं बनती? पूरी बनती है कि नहीं बनती? मैंने क्या बोला, पूरी बनती है कि नहीं बनती? अगर मैंने मार्कर की इमेज रखनी है तो इमेज आएगी कि नहीं? आंसर इज यस। बट उसकी जो इंटेंसिटी रहती है, डार्कनेस, ब्राइटनेस है, वो क्या रहेगी? कम रहेगी। ब्राइटनेस जो है वो कम रहेगी। ओके। अब कई बार आपने देखा होगा पेपर, छोटे बच्चे हम करते होते हैं, एक मैग्नीफाइंग ग्लास को लेके पेपर को जलाते हैं ऐसे सन के सामने रख के। पता है क्यों? चलता है डियर। जब नकली जाली लोगे मैग्नीफाइंग ग्लास तो ऐसे ही होगा। सही वाला है नहीं? अब देखो होता क्या है, सन की रेज आ रही है, सन की रेज पैरेलल आ रही है कि नहीं आ रही? हमने कन्वर्जिंग लेंस लगा दिया। कौन सा होता है कन्वर्जिंग लेंस? कन्वेक्स। रखा, सारी की सारी पॉइंट पे कंसंट्रेट करता। आप अपने हाथ पे रखो, बहुत जलता है, पेपर पे रखोगे जल जाता है, वो हाथ जलता है, वो जलता है, समझ रहे? चल अब ओके, व्हाट डू यू मीन बाय पॉइंट ऑप्टिकल सेंटर? मीडियम जो भी भाई लेंस के बीच में मिड पॉइंट होता है। जब a ray of light when passing through a lens which goes undeviated, that point is known as optical center. अच्छा, रिफ्रैक्टिव इंडेक्स का एक क्वेश्चन समझ आ गया, एक लेटरल डिस्प्लेसमेंट समझ आ गया। अब दूसरा, इसमें से रिफ्रैक्टिव इंडेक्स की वैल्यू दे दी, स्पीड ऑफ लाइट एंड मीडियम 2 की दे दी तो 1 की आ जाएगी। कुछ भी दिया होगा वो आ सकता है। दो मीडियम्स की स्पीड दे दी तो भी आपका रिफ्रैक्टिव इंडेक्स आ सकता है। अगला एक और लिखो, स्नेल्स लॉ फेल when light falls 90 डिग्री। अब इस पे एक क्वेश्चन और आता है, नाइन्टी डिग्री पे लाइट फॉल हो, ये है हमारा कुछ भी। पहले मेरा एक क्वेश्चन 90 डिग्री को करने से पहले, थर्टी डिग्री पे लाइट फॉल हो रही है, व्हाट इज एंगल ऑफ इंसिडेंस, एंगल ऑफ रिफ्लेक्शन सेम रहेंगे। अब 60 कैसे आता है? हमेशा एंगल इंसिडेंट रे और नॉर्मल के बीच में रहता है, जो मैंने आपको इस लेक्चर में बताया। तो ये 30 है, तो टोटल कितना होगा 90, ये कितना होगा 60, ये 60 है तो ये भी कितना होगा 60। अब ध्यान से देखना, लाइट फॉल्स एट एन एंगल ऑफ 80 डिग्री तो कितना रह गया 10 डिग्री 10। अगर मैंने लाइट फॉल की 89 डिग्री पे, अगर मैंने 90 पे की तो क्या होगा 0। तो साइन आई बाय साइन आर आपका कौन सा लॉ था? तो आई साइन 0 बाय साइन 0 क्या हो जाएगा 0 बाय 0 विच इज नॉट डिफाइंड, इसलिए स्नेल्स लॉ फेल व्हेन लाइट फॉल्स 90 डिग्री। दूसरा फॉर्मूला, डियर तुम फॉर्मूले में नहीं लिख रहे, लिख लो जो लिख सकते हो। ओके, एक और, रिफ्रैक्टिव इंडेक्स इज इक्वल टू 1 बाय साइन सी। ये फॉर्मूला है नहीं सिलेबस में एनसीईआरटी में, बट बाय चांस की कुछ थोड़ा सा भी एक्स्ट्रा डाल दे किसी ने तो आपको ये पता होना चाहिए। n is 1 by sin c, where c is where sin, वही बता रहा हूँ, where c is critical angle, हमारी स्टडी में आता क्रिटिकल एंगल। क्रिटिकल एंगल, ये देखो बता दो, एक मिनट लगेगा। ये कौन सा मीडियम है? रेयरर, ये है डेंसर, लाइट आई, ये नॉर्मल है। बेंड अवे होगा कि टुवर्ड्स होगा? अवे होगा। अभी बाहर गए, मैंने थोड़ा सा और एंगल बढ़ा दिया तो ऐसे जाना शुरू हो गया अवे। अब थोड़ा सा इस एंगल को क्या बोलते हैं? क्रिटिकल एंगल। इससे हल्का सा भी मैंने इंक्रीज किया एंगल तो लाइट इधर जाने की बजाय अंदर ही अंदर रिफ्लेक्ट हो जाएगी। ये याद रखना, व्हेन इट इज एन एंगल above which the light undergoes a process of reflection,
इंस्टेड ऑफ रिफ्रैक्शन, टोटल इंटरनल मेरे रिफ्लेक्शन। कौन से उसके लिए लेंस की है लेंस क्लियर ये मीडियम, किसी भी मीडियम से जाते हो तो पता चलता है। एंगल अबव व्हिच यार नहीं आपको जरूरत नहीं, बस सिंपल तो समझ ले, डेफिनेशन भूल के भी नहीं आएगी, पक्का है। सिर्फ इतना ध्यान रखो, साइन सी क्या है, एंगल ऑफ क्रिटिकल एंगल। तो आ ही सकता है हाँ रेनबो के लिए कैसे हो डियर कुछ नहीं आएगा, सिर्फ क्रिटिकल एंगल का कंसेप्ट पता होना चाहिए। क्वेश्चन नहीं है डियर, एक फॉर्मूला है। रिफ्रैक्टिव इंडेक्स अगर अपने साइन क्रिटिकल एंगल से निकालना है तो निकल जाएगा। थोड़ा तेरा ये सीन अब जो लेंस होता है, लेंस में इंस्टेड ऑफ एफ हम लोग f1 यूज करते हैं, इंस्टेड ऑफ c हम लोग 2f1 यूज करते हैं। एक लेफ्ट साइड होती है, एक राइट साइड होती है। कितनी रिफ्रैक्टिंग सरफेसेस है, रिफ्लेक्टिंग नहीं, रिफ्रैक्टिंग सरफेसेस है, कितनी है? दो, एक इधर एक इधर, इसलिए दो फोकल लेंथ रहते हैं उसकी। तो पावर ऑफ लेंस हो गया। अब एक चीज ध्यान रखना, ऐसा यूनिट ऑफ पावर इज, लिख लो। हाँ जी, क्या है ऐसा यूनिट ऑफ पावर इज डायोप्टर। और फोकल लेंथ जो पहले भी बताया था मीटर्स में होगी, ना कि सेंटीमीटर में। डन, ये चीज आपको पता है। अब एक पॉइंट लिखते हैं, टू कैलकुलेट द कॉम्बिनेशन ऑफ पावर्स, टू कैलकुलेट द कॉम्बिनेशन ऑफ पावर्स of different mirrors, different lens having focal length f1 f2 f3 like this, ठीक है। अज्यूमिंग ब्रैकेट में ये भी लिखना, ये कनकेव है, ये कन्वेक्स है, ये भी कन्वेक्स है। तो क्या करना है ये लिख लेना, नहीं तो क्वेश्चन गलत हो जाएगा। ये लिख लें, पहले की पावर क्या आएगी P1, टोटल फोकल लेंथ को ऐड प्लस नहीं करना, किसको करना है? पावर्स को। पहले अलग अलग पावर, इसकी आ गई, कोई बच्चा कहेगा इसकी वैल्यू कितनी आएगी, माइनस में के प्लस में? क्यों? ये प्लस आएगी, ये प्लस आएगी। सपोज ये -3 आई, ये +8 आई, ये +1 आई, तो नेट पावर क्या आएगी? ये क्या है? 40 नहीं 6 डायोप्टर विल बी द नेट पावर। अब आपको एक चीज बताता हूँ, जब आप स्पेक्टिकल्स टेस्ट अमलाई साइड चेक करवाने जाते हो तो स्पेक्टिकल्स के टाइम ना वो क्या करते हैं, लेंस से लगाते हैं गोल गोल से। यस सर क्लियर दिखा? नहीं दिखा, एक और डाल देते हैं। कभी वो पावर देखो 0.5 का डाला हुआ है, उन्होंने एक और 0.25 का डाल दिया, तो अब नेट पावर कितनी हो जाएगी? 0.7। ये पावर्स होती हैं, उसको वो ऐड अप होती जाएगी। अगर उन्होंने गलती से कन्वेक्स लगा दिया, ये माइनस माइनस है, -0.75 हो गया। अगर उन्होंने एक +0.75 लगा दिया तो आपको फिर से वैसे ही दिखेगा जो आपको नॉर्मल दिखेगा। क्लियर? तो ये चीजें आपको पता होनी चाहिए। अब आपको जो आगे चैप्टर्स में, आपको आई वाले चैप्टर में मायोपिया हाइपरमेट्रोपिया आएगा, वहां पे हम करेंगे। मायोपिया में कनकेव मिरर यूज करते हैं कि कनकेव लेंस? लेंस, मिरर तो होते ही नहीं है, लेंस यूज करते हैं। कनकेव में फोकल लेंथ क्या होती है? पावर क्या होगी? तो नेगेटिव पावर आपकी आंखों की रहेगी अगर आपको दूर का क्लियरली नहीं दिख। तो समझ आया यहाँ तक चैप्टर? अब एक क्वेश्चन था रिफ्रैक्टिव इंडेक्स के बेस पे कि व्हाई पेंसिल बेंड होती है। अब देखो, इसका डायग्राम समझ लोगे ना तो आपको क्वेश्चन आंसर करना आ जाएगा। जो ये क्वेश्चन है, डायग्राम आपको क्रिटिकल एंगल वाला क्वेश्चन क्लियर हो गया। अब यहाँ पे पानी पड़ा है, यहाँ पे क्या रखी है आपने? पेंसिल। ये एक्चुअल पेंसिल है बट आपको थोड़ी सी रेज्ड दिखेगी। अब रेज्ड पे क्वेश्चन पहले फॉर्मूला लिख लो डियर। रिफ्रैक्टिव इंडेक्स एक फॉर्मूला क्या लिखा था अभी ऊपर? 1/sin c। अब लिखो रिफ्रैक्टिव इंडेक्स इज इक्वल टू रियल डेप्थ बाय एपरेंट डेप्थ, रियल डेप्थ बाय एपरेंट डेप्थ। अब इस पे बेस पे एक क्वेश्चन देता हूं मैं आपको कि
मैंने एक ये पेंसिल ही देख लेते हैं। पेंसिल एक्चुअली वो 10 सेंटीमीटर पे थी, बट हमें दिख रही है वो 8 सेंटीमीटर पे, तो उसका रिफ्रैक्टिव इंडेक्स क्या होगा? तो आपने 10/8 सेंटीमीटर, सेंटीमीटर कट गया। क्या बोला? रियल डेप्थ बाय एपरेंट डेप्थ, मतलब झूठी। एक्चुअली उसकी कितनी थी? 10, बट हाइट कितनी रहेगी उसकी? 8। डेप्थ एलिवेटेड थी 2 सेंटीमीटर। समझ आ गया? अब क्वेश्चन क्या है कि व्हाई इट इज रेज्ड, व्हाई इट्स अपीयर्स टू बी रेज्ड। लेमन का क्वेश्चन आ जाए, पॉन्ड का शैलोअर, मेक श्योर सबका आंसर एक ही है, refraction of light as the light goes from denser to rarer। दोबारा से, refraction of light as the light goes from denser to rarer। अब इसकी डायग्राम समझ लोगे ना तो आपको भूलेगा नहीं। ध्यान से देखते हैं। लाइट इधर से आ रही, इधर नॉर्मल बना दो। लाइट इधर से आई, क्या होगी? बेंड टुवर्ड्स द नॉर्मल, क्या वे? अवे। ऐसे गई, ऐसे गई। तो एक्चुअली जब आई, जो बंदा देख रहा है ना, उसको क्या दिखेगा? ये लाइट इधर आ रही है, इधर, तो पेंसिल उसको ऐसे दिखेगी। समझ गई? इधर नहीं आएगी, उसको दिखेगा इधर से दिखेगा, यानी कि वो रेज्ड भी हो गया, बेंट भी हो गया। आंसर क्या? रिफ्रैक्शन। क्यों? द लाइट गोज फ्रॉम डेंसर वाटर टू रेयर। उसकी एपरेंट पोजीशन इधर दिखेगी। क्या क्या? वाटर क्या? वाटर डेंसर। हाँ, लाइट की वजह से। वही तो बोला डियर, लाइट गोज फ्रॉम कौन से मीडियम से कौन से मीडियम? डेंसर टू रेयर। और उसके बाद एक डायग्राम ये दिखा देना हर केस के लिए, जनरल वे में ये दिखा। ये पेंसिल दिखे, पेंसिल की अब नुक्कड़ से दिखा देना थोड़ी सी, कुछ कैसे भी करके, कोई ज़रूरत नहीं। आप ऐसा भी दिखा दोगे चल जाएगा। क्लियर हुआ? तो आपको प्रॉपरली ये लिखना कि लाइट गोज फ्रॉम डेंसर टू रेयर, इट बेंड्स अवे फ्रॉम द नॉर्मल एंड इट अपीयर्स रेज्ड। जो अपने हिसाब से लिख लो। फाइनली है ना? ऐसा यूनिट कितना हो गया? ओके ओके, एक क्वेश्चन और लिख लो स्टार्ट डाल के। रिफ्रैक्टिव इंडेक्स हैज नो यूनिट्स। क्वेश्चन आया है कोई? वो पॉइंट यार। अब एक क्वेश्चन है, -2 डायोप्टर है, पावर है, व्हाट इज द टाइप ऑफ लेंस? क्या? कनकेव। लेंस के मिरर? लेंस, क्योंकि पावर किसकी रहेगी? लेंस की। कन्वर्जिंग मिरर, कन्वर्जिंग लेंस है कि डाइवर्जिंग लेंस है? बस एक चीज याद कर लो, बाकी सारा हो जाएगा। ये कौन सा लेंस? ये डाइवर्जिंग लेंस है डियर। अब प्लेन मिरर की फोकल लेंथ क्या रहती है? पावर क्या होता है? 1/, फोकल लेंथ की कनकेव नहीं, प्लेन बोला मैंने। प्लेन मिरर की क्या रहती है? इंफिनिटी। मेक श्योर। अब बच्चों को क्वेश्चन आता है इंफिनिटी कैसे? अरे यार, अगर आप अर्थ को देखो, उसका इनफाइनाइट रेडियस है, इसलिए आपको वो प्लेन नहीं दिखती जहाँ पे ये चलते हैं। तो ये ध्यान रखना, ऐसे ऑब्जेक्ट्स जहाँ पे डायमीटर बहुत ही ज़्यादा होता है एज दैट ऑफ द डिस्टेंस, उसको हम पॉइंट ऑब्जेक्ट बोलते हैं। तो हमारे केस में प्लेन मिरर भी क्या है? उसकी इंफिनिटी, इनफाइनाइट क्या रहती है? फोकल लेंथ। सर जी हमें क्वेश्चन बोल के क्यों होती है तो फिर? नहीं आएगा, ये भी नहीं आएगा जो इनफाइनाइट वाला बोला मैंने। ओके, हेडलाइट्स में कौन सा यूज होगा? मिरर कनकेव। सोलर फर्नेस में कनकेव। जब भी आपको दे दिया 5 सेंटीमीटर इन लेंथ, आप उसको देखोगे कि नहीं देखोगे? इग्नोर कर दोगे स्टार्टिंग में, बाद में जाके सॉल्व करोगे कैसे, किसको यूज करके? मैग्निफिकेशन। अगर मैग्निफिकेशन लेंस आता है तो V/U, नहीं तो -V/U। और अगर आपके पास फाइनल में हाइट ऑफ इमेज HI/HO होता है, HI अगर आ गया आपको -3 सेंटीमीटर, तो वो ऊपर बनेगी कि नीचे बनेगी? नीचे बनेगी। ये लेंस और मिरर दोनों में सेम रहता है। ओके, एक चीज और स्टार्ट करके, यूनिटी मींस 1। ये आपको मैथ्स में भी पता होना चाहिए, फिजिक्स में भी यहाँ पे पता होना चाहिए। यूनिटी मींस 1। अरे क्या साइन? यूनिटी मींस 1। अब एक क्वेश्चन है, शायद एग्जाम्पलर का है आपका। तो ये मीडियम है, लाइट आई ऐसे हो गई, समझ आ गया? ये एक मीडियम है, लाइट आई और ऐसे, ये कौन सा एंगल हुआ? इंसिडेंस, ये रिफ्लेक्शन, रिफ्रैक्शन, रिफ्रैक्टेड एंगल या रिफ्रैक्टेड रे। अब मेरा क्वेश्चन है,
what is the refractive index of the medium? Is it equal to 1? नहीं. Is it equal to unity, greater than unity, less than unity? None of these. सर ग्रेटर देन यूनिटी सर डेंसर है वो डर लगा Denser है? चाहिए डेंसर कभी है यानी रिफ्रैक्टिव इंडेक्स उसका तो ग्रेटर देन यूनिटी. यूनिटी मतलब 1 किसका रहता है? Vacuum. अरे 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 वैक्यूम है ना. ये मैंने ना कुछ थोड़ा सा गलत बोल दिया. लेस देन 1 नहीं होगा. विद रिस्पेक्ट टू 1 लेस देन 1 हो सकता है बट विद समझ रहे क्वेश्चन. तो वो क्वेश्चन में यूनिटी का मतलब जो मैंने बताया था वो बता चुका हूँ कि यूनिटी मतलब क्या है. 1 हो गया. सर इसमें तो ग्रेटर देन 1 है हाँ ये वाला मतलब रिफ्रैक्टिव इंडेक्स तो हमेशा अंदर से ग्रेटर रहता है बट स्टिल चलो कंसेप्ट समझ आ गया. मैंने एक्चुअली क्या बताना था इस क्वेश्चन में? यूनिटी का मतलब. एमसीयू में है गए शायद तुमने बनाया पेपर है ना. अच्छा पूछ रहा है ये पता नहीं. ओके अब हम आई की ओर चलते हैं. ये 2 चैप्टर्स हमारा इस टारगेट है इस वीडियो में कवर अप होने चाहिए. अगला आई को देखते हैं. तो डियर हमारे पास नेक्स्ट चैप्टर आता है आई का. और थोड़ा सा क्विकली काफी कुछ आपको थोड़ा मतलब पता है विब्यो और ये वो सारा. इस चैप्टर में जो क्वेश्चन रहेगा वो क्या रहेगा? why stars twinkle, why planets do not twinkle, why this, why that. आंसर सबका सिमिलर सा रहेगा. what is that? Similar atmospheric reflection, multiple atmospheric reflection mixture. अब आपको नॉर्मल डेज में जब आप पढ़ रहे हो तो हो सकता है आपने आई की डायग्राम जो पहले पेज पे बनी वो नहीं देखी होगी. ठीक है. बनाई भी है. तो ह्यूमन आई को कैमरा की तरह रिलेट किया गया. इट्स लेंस सिस्टम फॉर्म एन इमेज ऑन अ लाइट सेंसिटिव स्क्रीन. कौन सी होती है? रेटिना. और लाइट एंटर्स द आई कहां से? थ्रू Pupil. Iris. डियर. अभी आप अपने हिसाब से मत बोलो. रीजन क्या है? अगर आपने गलत बोल दिया बाकी बच्चों के दिमाग में गलत बैठ गया, गलत हो जाएगा. Cornea. देख के बोलो कोई इशू नहीं है. लाइट एंटर्स द आई थ्रू अ थिन मेम्ब्रेन कॉल्ड Cornea. cornea. Transparent bulge on the front of the surface. Approximately diameter कितना होता है आई का? 2.3 centimeter. Most of the reflection of light rays enter the eye occurs at outer surface of cornea. तुम्हें दोबारा से पढ़ने की जरूरत ना पड़े इसलिए अभी देखते जाओ. बेटर और बच जाओगे. क्रिस्टलाइन लाइंस दिख रहा है आपको राइट साइड पे डायग्राम में? इसको किसने पकड़ा हुआ है? सिलरी मसल्स. क्रिस्टलाइन लाइंस प्रोवाइड्स द फाइनर एडजस्टमेंट. इसके कारण एडजस्टमेंट होनी शुरू हो जाती है. विद द हेल्प ऑफ सिलरी मसल्स वी फाइंड द स्ट्रक्चर कॉल्ड आइरिस बिहाइंड द कॉर्निया. तो सबसे पहले एंटर कहां से हो रही है लाइट? Cornea. फिर उसके पीछे कौन है? आइरिस के अंदर क्या है? Pupil. Iris is a dark muscular diaphragm that controls the size of pupil. Size of pupil. अब एक क्वेश्चन आता है कि बाहर से आप नून वाले टाइम से बाहर से अंदर आते रूम पे आपको आंखें खोलनी पड़ती है. क्यों? क्योंकि प्यूपिल का साइज उधर छोटा हो गया होगा. जैसे रूम में आए आपको लाइट ज्यादा चाहिए, देखनी है, ज्यादा लाइट एंटर होनी चाहिए बट हो नहीं रही क्योंकि प्यूपिल का साइज क्या हो चुका है. इसलिए हम आंखें और खोलते हैं सो दैट लाइट ज्यादा से ज्यादा हमारी आंखों में जाए ताकि हमें दिखे. जब लाइट नहीं जाएगी तो कुछ नहीं दिखेगा. 2 चीजें, 2 रेटिना के ऊपर 2 चीज. स्क्रीन कौन सी है? इसके ऊपर 2 चीजें हैं. कॉर्निया रॉड्स एंड कोन्स. रॉड्स एंड कोन्स. सी फॉर कोन, सी फॉर कलर. ऑब्जेक्ट को देखने के लिए क्या रहता है? वाइट मतलब सिंपल कि बच्चा कोई ऑब्जेक्ट है तो उस केस में हम क्या देखते हैं? रॉड्स. किसको एनर्जी कम चाहिए? रॉड्स. कलर को एनर्जी ज्यादा. एनर्जी मतलब लाइट. एनर्जी मतलब लाइट. प्लस वन में एक फॉर्मूला रहता है E इज इक्वल टू एच न्यू. उसी के बेस पे हम बोलते हैं जितनी फ्रीक्वेंसी ज्यादा उतनी एनर्जी ज्यादा है. बट आपको सिलेबस में नहीं है, इसको भूल जाओ. तो रॉड्स एंड कोन्स, किसको एनर्जी ज्यादा चाहिए एक्टिवेट होने के लिए? कोन्स. रेटिना इज अ डेलिकेट. ये डेफिनेशन डायरेक्टली पूछी जाती है. देखना है कि नहीं देखना? रेटिना इज अ डेलिकेट मेम्ब्रेन हैविंग इनॉर्मस नंबर ऑफ लाइट सेंसिटिव सेल्स. कौन से? Retina. अरे लाइट सेंसिटिव सेल्स है. रॉड्स एंड कोन्स. These cells get activated upon illumination and generate electrical signals. These signals are sent to brain via optical nerves. The brain interprets these signals and finally process the object जो हम देखते हैं.
एक एमआरआई की फुल फॉर्म ध्यान में रखना, मैग्नेटिक रेजोनेंस इमेजिंग, जो कि मैग्नेटिक चैप्टर में पढ़ाई जाती है, बोली जाती है। पावर ऑफ अकोमोडेशन ऑफ एन आई, पहले उससे पहले आपको ये बताना चाहिए आई का डायमीटर कितना था, 2.3 सेंटीमीटर अप्रोक्सीमेटली, राइट। अब मैग्नेटिक रेजोनेंस इमेजिंग, अब नॉर्मल विजन क्या होती है, 25 सेंटीमीटर से इनफाइनाइट, 25 सेंटीमीटर मिनिमम डिस्टेंस चाहिए ही चाहिए। अगर आप उससे पास लेके आते हो स्ट्रेन पड़ेगी आंखों में, दिखेगा भी नहीं। क्यों? क्योंकि देखो एक चीज ध्यान रखना, दूर की चीज के लिए फोकल लेंथ ज्यादा, जैसे जैसे आपने पास की चीज को देखनी है आई उसको कॉन्ट्रैक्ट करता जाएगा। किसको? सिलरी मसल्स। सुनो सुनो, सिलरी मसल्स कॉन्ट्रैक्ट करते हैं किसको? लेंस को, और छोटा कर दिया। अब इससे ज्यादा छोटा नहीं हो रहा, यानी कि यहाँ तक कहाँ पे आके बैठ गया है 25 सेंटीमीटर, इससे ज्यादा छोटा है, इसलिए उससे नीचे जाते हो 25 सेंटीमीटर के पास आते हो तो स्ट्रेन पड़ती है। क्लियर? अब हमें अलग अलग ऑब्जेक्ट्स को देखना है, इधर देखना है, इधर देखना है, दोनों का यू, आई इधर है, दोनों का यू सेम है कि डिफरेंट है? बट रेटिना यहाँ पे है, वी क्या है हमेशा? इट मींस यू डिफरेंट, वी सेम, 1/v माइनस 1/u इज इक्वल टू 1/f लगेगा कि प्लस लगेगा इस क्वेश्चन में? क्यों माइनस? लेंस है, कौन सा लेंस है? कन्वेक्स लेंस है। क्रिस्टलाइन लेंस कौन सा होता है? कन्वेक्स लेंस की तरह। ठीक है। अब एक चीज और, जो इसके अंदर ये फ्लूइड होता है ना, फ्लूइड लेंस जो डायग्राम बनी हुई है ना, ये मैं थोड़ा क्विकली बोल रहा हूँ। पहले फ्लूइड लिख रहा है आपको, आइए, इसको बोलते हैं एक्वस ह्यूमर और विट्रस ह्यूमर। एक्वस ह्यूमर और विट्रस ह्यूमर लिखा हुआ है कि नहीं? कहाँ पे लिखा हुआ है विट्रस ह्यूमर। ओके ओके, एक्वस ह्यूमर जो आगे वाला है, विट्रस ह्यूमर लिखा। विट्रस नीचे, ओके दोनों लिखो। एक्वस, ए फॉर एक्वस, ए फॉर आगे, आगे आगे वाला कौन सा है? पीछे वाला, ए टू वी, वी जेड पीछे वाले, विट्रस। समझ आ गया? तो मेरा क्वेश्चन क्या है, जैसे कोई चीज पास की देख रहे हैं, अब मेरे को बताओ आई लेंस, सिलरी मसल किस केस में ज्यादा कॉन्ट्रैक्ट करेंगे, यहाँ पे कि यहाँ पे? और कॉन्ट्रैक्ट, इसके बाद कॉन्ट्रैक्ट होना बंद हो गया, इट मींस ये मेरा मिनिमम डिस्टेंस आ गया जिससे क्लियर दिखेगा, उसके बाद मतलब उसके आगे दिखेगा पोस्टीरियर। समझ आ गया? तो नॉर्मल आई की ये होती है। अगर आई में डिफेक्ट आ जाते हैं, 3 तरह के डिफेक्ट्स रहते हैं, वो हम करने वाले हैं, उसके चलते हमें क्या यूज करना पड़ता है? स्पेक्टिकल। अब मेरा क्वेश्चन क्या है, यू और वी दोनों सेम है कि डिफरेंट? यू डिफरेंट है, वी तो वैसे डिफरेंट है। यू और वी सेम भी हो सकते हैं, यू और वी सेम भी हो सकते हैं, बट हर केस का यू अलग अलग है, बट हर केस में वी क्या रहेगा? क्योंकि रेटिना यहाँ पे है, लेंस यहाँ पे है। अब हम चाहते हैं कि उसका वी सेम रहे, यू डिफरेंट है, तो एडजस्टमेंट किसको करनी पड़ेगी? फोकल लेंथ को। इसी को कहते हैं पावर ऑफ अकोमोडेशन ऑफ एन आई। तो एडजस्टमेंट ऑफ किसका? नहीं, एडजस्टमेंट ऑफ किसका? फोकल लेंथ बाय द सिलरी मसल्स, उसको हम क्या बोलते हैं? इज नोन एज पावर ऑफ अकोमोडेशन ऑफ आई। ठीक है, वो परसिस्टेंस वाला जो रहता है, ठीक है, वो भी बताता हूँ। आपके दिमाग में कुछ देर के लिए इमेज रहती है, वो रहती है 1/16 सेकंड के लिए। अगर 1/16 के लिए आपके दिमाग में क्या रहती है? इमेज। अब अगर मैं आपको बहुत सारी इमेजेस इकट्ठी दिखा दूं, बहुत सारी, तो आपको लगेगा एक मूवी चल रही है। मैंने क्या दिखाई? बट है क्या? मतलब दिख क्या रही है? मूवी, बट है क्या एक्चुअली? पहले जमाने में यही करते थे, बिल्कुल सही है। तो कितने इमेजेस डालते हैं? 24 इमेजेस इन 1 सेकेंड। हमें कितनी दिख रही है एक्चुअली? मतलब अगर मैं 15 दिखाऊं ना, आपको लगेगा अलग अलग इमेज है। 16 दिखाऊं, आपको लगेगा अलग अलग इमेज है। बट जैसे 17 दिखाऊं या उससे ज्यादा दिखाऊंगा, आपको लगेगा एक मूवी चल रही है। आप उसको डिस्टिंग्विश, कंटिन्यूटी में चल जाएगा। तो कितनी इमेजेस डालते हैं हम लोग? 24 इमेजेस पर। अब इसी पॉइंट को बोलते हैं हम परसिस्टेंस ऑफ विजन। कितना होता है? अब इतनी इमेजेस डालते हैं। इस प्रोसेस को कहाँ पे यूज करते हैं? फिल्मोग्राफी में, जिसे बोलते हैं सिनेमेटोग्राफी। सिनेमेटोग्राफी में हम ये यूज करते हैं। समझ आ गया? ओके। और परसिस्टेंस ऑफ साउंड कितनी होती है? 1/10 सेकेंड। आपके दिमाग में कितनी देर के लिए इमेज साउंड रहती है? 1/10 सेकेंड। कितनी देर के लिए इमेज रहती है? 1/16 सेकेंड्स। तो एडजस्टमेंट फोकल लेंथ की कौन कर रहा है? सिलरी मसल्स। किसके साथ मिलके? लेंस के साथ मिलके। अगर कोई चीज पास की देखनी है तो सिलरी मसल्स क्या करेंगे? कॉन्ट्रैक्ट, ताकि साइज छोटा हो जाए। जितना साइज छोटा, उतनी लेंस का
उसका सर्कल छोटा हो गया, सर्कल छोटा हुआ, रेडियस छोटा, रेडियस छोटा तो फोकल लेंथ भी छोटी, समझ आएगा, लिंक हो गया। जैसे पास छोटा छोटा, फोकल लेंथ छोटी, रेडियस छोटा, फोकल लेंथ छोटी, फोकल लेंथ छोटा, तो आपको आइडिया हो जाएगा। नेक्स्ट 3 तरह के डिफेक्ट्स होते हैं, मायोपिया, हाइपरमेट्रोपिया। अच्छा, व्हाई वी हैव टू आईज 150 डिग्री एंड 180 देन डिफेक्ट्स कौन कौन से हैं? मायोपिया, हाइपरमेट्रोपिया एंड प्रेसबायोपिया। लिख लो, इसकी डायग्राम बहुत बहुत जरूरी है और ये आती भी है आपको। बुक निकाल लो अगर 1 मिनट देखनी है तो। चलो वैसे ही बता दो, ये देखना, आप इसके बाद नहीं बनाओगे गलत हो जाएगा। ये डायरेक्टली 3 नंबर का भी क्वेश्चन आ सकता है। ड्रॉ द डायग्राम ऑफ हाइपरमेट्रोपिक, मायोपिक, कुछ भी ऐसा। ये आई है, ये क्यों आ रहा है? यस, ये आई है। उसके बाद हमने ये मायोपिक आई है। मायोपिक आई का मतलब क्या है? उसको अच्छी तरह दिख रहा है कि नहीं दिख रहा है? नहीं। कौन सी चीज अच्छी तरह नहीं दिख रही है? नहीं। दूर की चीजें, यानी कि उसको अच्छी तरह कौन सी दिख रही है? इसलिए इसको बोलेंगे नियर साइट दिख रहा है, नियर साइटेडनेस। कौन सी हो गई? नियर साइटेडनेस, मायोपिया, यहां तक दिख पा रहा है क्लियर, क्लियरली, यानी कि इसका फार पॉइंट ये हो गया। होना क्या चाहिए था फार पॉइंट? यहाँ पे, बट नहीं देख पा रहा है ये वाली चीज। जैसे इधर से इधर शिफ्ट करता है उसको ब्लर दिखना शुरू हो जाता है। इट मींस यहाँ पे उसका फार पॉइंट इधर से इनफाइनाइट से उठा के इधर आ गया, तो फार पॉइंट दूर गया के पास आया। ये चीज ध्यान रखना। फार पॉइंट क्या होता है? इट कम्स टुवर्ड्स द आई। नियर पॉइंट अब वो नियर पॉइंट हाइपरमेट्रोपिक में बात करेंगे। फार पॉइंट चेंज हो गया। अब वो देखना कहां से जाता है? यहां से। अगर इसको मैं इधर से देखना चाहता हूं तो इमेज पहले बनेगी, रेटिना से पहले बन जाती है। हमें कहां पे चाहिए? अगर वो इधर से देखना चाहता है क्लियरली तो हमें एक एक्सटर्नली क्या लगाना पड़ेगा? एक लेंस। इससे क्या होगा? रे जो है वो थोड़ी सी डाइवर्ज हो जाएगी और रे इधर नहीं मीट करेगी। कहां पे मीट करेगी? रेटिना। इसकी डायग्राम ऐसे है। हाइपरमेट्रोपिक में कौन सी चीज चेंज होगी? फार पॉइंट के नियर पॉइंट? अब फार उसका ये है हाइपरमेट्रोपिक आई। वो इधर से देख रहा था, इधर से देख रहा है 50 सेंटीमीटर, 50, उसको क्लियरली दिख रहा है। बट जैसे इधर से देखना शुरू कर रहा है उसको क्लियरली, उसकी इमेज पीछे बन रही है रेटिना के, रेटिना के पीछे बन रही है। वो चाहता है कि इस पॉइंट को देख के और ये इधर बने, तो उसके लिए उसने लेंस लगा लिया। कौन सा? कन्वेक्स लेंस। उसने पहले ही कन्वर्ज कर दिया और यहाँ पे मीट करेगी, तो ये आपके 3 डायग्राम्स रहते हैं। समझ आ गया? कौन सी चीज चेंज होगी? फार पॉइंट के नियर पॉइंट? हाइपरमेट्रोपिक नियर पॉइंट। अब अगर हम बात करते हैं मायोपिया के डिफेक्ट क्यों कॉज होता है, ये लाइन फिर से देखते हैं। दिस डिफेक्ट मे अराइज ड्यू टू एक्सेसिव कर्वेचर ऑफ आई लेंस। अब देखो, अभी आप इसकी डायग्राम में देखो, वो रेज पहले मीट करवा रहा है कि बाद में? इसका मतलब साइज बड़ा हो गया बॉल का, आई बॉल साइज इंक्रीजेस, एक्सेसिव कर्वेचर ऑफ आई लेंस हो गया। इलोंगेशन ऑफ, अच्छा नहीं, सेकंड पॉइंट में इलोंगेशन ऑफ आई बॉल लिखा हुआ है ना। फर्स्ट पॉइंट में क्या है? एक्सेसिव कर्वेचर ऑफ आई लेंस। आई लेंस बड़ा हो गया, अगेन वही कंसेप्ट आ जाएगा। तो दोनों चीजें ध्यान में रखना। दिस कैन बी करेक्टेड बाय यूजिंग concave lens of suitable power. Hypermetropia में क्या है? It is also known as, अगले पेज पे जल्दी, far sightedness। इसमें नियर पॉइंट चेंज होता है कि फार पॉइंट? एन एन डैश दिख रहा है आपको डायग्राम्स में? फिर एन से देख रहा है, उसके लिए क्या लगाया उसने? कन्वेक्स लेंस। ये देखते जाओ, मेहनत आपकी कम लगेगी। बार बार बोल रहा हूँ, सुनो मत, सुनो समझो, याद भी करते जाओ। देन अब इस केस में क्या होगा? दिस हैपेंस बिकॉज फोकल लेंथ, दिस डिफेक्ट अराइजेस बिकॉज फोकल लेंथ ऑफ द आई लेंस इज टू लॉन्ग। सेकेंड, आई बॉल बिकम्स टू स्मॉल। उसमें क्या लिखा था? एक्सेसिव कर्वेचर ऑफ आई लेंस। इसमें क्या लिखा है? फोकल लेंथ इज टू लॉन्ग। फोकल लेंथ बिकम स्मॉल तो लिख सकते हैं उसमें ऐसा भी लिख सकते हो, फोकल लेंथ बिकम स्मॉल। बिल्कुल सही हो जाएगा। प्रेस बायोपिया। अब आप देखो, जनरली इसको बोलो, अगर आपने दूर की चीज देखनी है और एक पास की चीज देखनी है, किस केस में कॉन्ट्रैक्शन होगी सिल्वरी मसल्स के? पास के केस में। अगर मैं यहाँ से पढ़ना चाहता हूँ तो कॉन्ट्रैक्ट होने चाहिए, पास से पढ़ना चाहता हूँ तो कॉन्ट्रैक्ट होने चाहिए, सिल्वरी मसल्स को काम करना पड़ेगा। अगर यहाँ से देख रहा हूँ तो कॉन्ट्रैक्शन की जरूरत है? सच इसका मतलब कॉन्ट्रैक्शन तभी आएगी जब वो पास होगा। अब
जैसे जैसे ओल्ड एज में जाते हैं तो सिलरी मसल्स उसको कॉन्ट्रैक्ट करने की प्रोबेबिलिटी या ताकत उसकी क्या होती रहती है, कम, तो कॉन्ट्रैक्ट अच्छी तरह नहीं कर पाता। तो सोचो अगर कॉन्ट्रैक्ट अच्छी तरह नहीं हो पाता तो पास की चीजें क्लियरली दिखेंगी, नहीं दिखेंगी कि दूर की क्लियरली, पास की नहीं। इसलिए कौन सा डिफेक्ट शुरू हो जाता है एक्चुअली, हाइपरमेट्रोपी वाला केस। तो वो हाइपरमेट्रोपिक तो है कि कुछ और दिक्कत है, आई बॉल की है या फोकल लेंथ की, बट यहाँ पे क्या है, सिलरी मसल्स वीक हो रहे हैं। उस केस में उसका नया नाम दे रहे हैं, कौन सा। अब ऐसा केस है कि किसी बंदे का पास की तो दिख रही, दूर की भी नहीं दिख रही, तो उस केस में उसको दो तरह के लेंस लगाने पड़ेंगे, बाईफोकल। कौन से लेंस, बाईफोकल। तो अगर कोई कहे ओल्ड एज वाला कौन सा है, प्रेस बायोपिया। वीकनिंग, इट अराइजेस ड्यू टू ग्रेजुअल वीकनिंग ऑफ सिलरी मसल्स एंड डिमिनिशिंग फ्लेक्सिबिलिटी ऑफ आई लेंस। समझ आ गया। तो सफर समटाइम अ पर्सन में सफर फ्रॉम बोथ मायोपिया एंड हाइपरमेट्रोपिया, हेंस उस केस में हम क्या यूज करेंगे, बाईफोकल लेंस, बोथ कनकेव एंड कन्वेक्स हो जाएगा। तो रिफ्रैक्शन थ्रू प्रिज्म अगर आप देखते हो, इसकी डायग्राम इंपॉर्टेंट है, ये डायग्राम बनानी पड़ेगी आपको। अब लाइट व्हाइट आई स्प्लिट हो गई कितने कलर्स में, 7 कलर। पहले मैं ये वाला डायग्राम करवा रहा हूँ जो ये तो बैंड ऑफ 7 कलर, बैंड इसको बोलते हैं स्पेक्ट्रम। और व्हाइट लाइट 7 पार्ट्स में टूटती है, इसको क्या बोलते हैं, डिस्पर्जन। स्प्लिटिंग ऑफ व्हाइट लाइट इज डिस्पर्जन, बैंड ऑफ 7 कलर्स इज स्पेक्ट्रम हो जाएगा। अब सबसे नीचे कौन सा है, वायलेट, इंडिगो, ब्लू, ग्रीन, येलो, ऑरेंज, रेड। सबसे ज्यादा वेवलेंथ किसकी, रेड। सबसे ज्यादा वेवलेंथ उतनी कम स्कैटरिंग होती है, इसी पार्ट में हमारा अगला पार्ट आता है। तो सबसे ज्यादा वेवलेंथ आ गई। अगर सबसे ज्यादा वेवलेंथ है, स्पीड सबसे ज्यादा किसकी, बताया ना भाई आज के लेक्चर में। तो ये चीज आपको ध्यान में रखनी है। अब अगर प्रिंसिपल ऑफ रिवर्सिबिलिटी पूछा जाए, एक और लेंस लगा दिया, सॉरी एक और, इस एंगल को बोलते हैं एंगल ऑफ प्रिज्म। सेम होना चाहिए, ये एंगल ऑफ प्रिज्म क्या होना चाहिए, सेम होना चाहिए। अगर कोई और प्रिज्म रख लिया एंगल, तो ये रिवर्सिबिलिटी वाला फैक्टर नहीं आएगा, या रिकॉम्बिनेशन ऑफ लाइट वाला फैक्टर नहीं आएगा। रिकॉम्बिनेशन दोबारा से रिकम्बाइन तभी करेगी जब ये प्रिज्म और ये प्रिज्म का एंगल ऑफ प्रिज्म सेम होगा। अब ये लाइट आई ऐसे निकल जाएगी, व्हाइट लाइट, इसको बोलते हैं रिकॉम्बिनेशन ऑफ स्पेक्ट्रम ऑफ व्हाइट लाइट। स्क्रीन पे कौन सा कलर दिखेगा, व्हाइट लाइट। आइजैक न्यूटन ने ये सबसे पहले डिस्कवर किया था। अब इन दिस केस अब हम डायग्राम देखते हैं। मेरे को जैसे पेपर में क्वेश्चन आया था, ये डायग्राम बना हुआ था और उन्होंने बोला था कि इस केस में कोई डिस्पर्जन हुई है या नहीं। हाँ, तो हुई भी, रिकॉम्बिनेशन हुई है, मतलब हुई थी, हाँ, वो दोनों प्रॉपर्ली आंसर करना ही पड़ेगा। अब देखो ये डायग्राम प्रिज्म वाला, प्रिज्म वाले डायग्राम को देखते हैं। प्रिज्म वाले डायग्राम के लिए आपको बोलना है ऐड आई, क्या, ऐड आई, ए प्लस डी इज इक्वल टू आई प्लस ई, एंगल ऑफ प्रिज्म, डेविएशन, इंसिडेंस, इमर्जेंस। ये डायग्राम ध्यान से देखते हैं। ये कौन सी लाइट होगी आप बताओ, व्हाइट लाइट, व्हाइट लाइट नहीं, इंसिडेंट लाइट होगी। आ रही है ना लाइट, तो क्या है, अब इंसिडेंट लाइट के साथ से एंगल ऑफ इंसिडेंस किसके साथ होता है, नॉर्मल के साथ। नॉर्मल हमेशा क्या रहता है, 90 डिग्री। ये 90 डिग्री बनाया हुआ उन्होंने, तो ये एंगल क्या आ गया, अब इससे ऐसे जाएगी, क्यों, क्योंकि ये मीडियम रेयरर है, ये तो ये कौन सा एंगल आ गया, हाँ, एज इट इज जाएगा। इस पॉइंट पे फिर से क्या बनाया हुआ है, नॉर्मल। अब इसके पास जाएगा कि इससे दूर जाएगा, जाना उसको ऐसे चाहिए था। ये लाइट आ रही है, गई कैसे, ऐसे, तो ये मेरा डेविएशन हो गया, एंगल ऑफ डेविएशन। ये कौन सा है, एंगल ऑफ प्रिज्म हो जाएगा। तो ये सारा ध्यान रखना ना। ओके, एक क्वेश्चन आता होता है, कितनी सरफेसेस होती हैं, इसकी सरफेस यस, क्वेश्चन है टोटल रिफ्रैक्टिंग सरफेसेस कितनी रहती हैं, उनमें से कितनी
ट्रायंगुलर है, कितनी रेक्टेंगुलर है, ठीक है। अब प्रिज्म देखा हुआ है आपने सबने, देखा हुआ है, तो कितने ट्रायंगुलर है, एक तो आगे वाला ट्रायंगल दिख रहा है आपको, एक उसके बिल्कुल बैक साइड भी ट्रायंगल दिखता है। अगर आप इधर से देखते हो कुछ ऐसा ऐसा होता है ना, तो ये क्या है, रेक्टेंगल। इधर भी क्या होगा, इधर भी क्या होगा, तो 3 रेक्टेंगुलर फेसेस 2 ट्रायंगल, देखो 3 रेक्टेंगुलर 2 ट्रायंगल, 5 सरफेसेस रहती है। There are 5 surfaces. हम्म। समझ आ गई। तो आगे देखो डियर, रेनबो इज अ नेचुरल स्पेक्ट्रम आफ्टर रेन शावर। तो रेन शावर के बाद क्या होता है, क्या होता है, रेनबो आता है। इट इज कॉज्ड बाय, कैसे कॉज होता है, ध्यान से लिख देखो प्लीज रेनबो वाला, और इसकी डायग्राम भी इंपॉर्टेंट है। इट इज कॉज्ड बाय डिस्पर्जन ऑफ सनलाइट बाय टाइनी वाटर ड्रॉपलेट्स। पहले क्या होगी, यस, डिस्पर्जन ऑफ सनलाइट। सनलाइट कौन सी कलर की होती है पता है, व्हाइट। डिस्पर्जन होगी कितने कलर्स में, कौन डिस्पर्स कर रहा है, टाइनी वाटर ड्रॉपलेट, लिखो टाइनी ड्रॉपलेट्स, वाटर ड्रॉपलेट्स डिस्पर्स दिस सनलाइट। रेनबो इज फॉर्म्ड इन द ऑपोजिट डायरेक्शन ऑफ सन। The water droplets act like small prisms. अब ये लाइन पे क्वेश्चन आ सकता है एमसीक्यू में, ध्यान से लिखना। They refract and disperse the incident sunlight. They refract and disperse the incident sunlight. Reflect it internally. लिख लो डियर, तभी बोल रहा हूँ धीरे धीरे। Reflect it internally and finally refract it again when it comes out of the raindrop. Due to dispersion of light and internal reflection, due to dispersion of light, टूट गई, and internal reflection, different colors reach observer's eye. अब इसकी डायग्राम देख लो, ये क्या है, वाटर ड्रॉपलेट विच इज एक्टिंग एज अ स्मॉल प्रिज्म। सनलाइट आई, उसके बाद क्या हुआ, रेन ऐसे इंटरनली ये रिफ्रैक्ट हो गई, इधर रिफ्रैक्ट, अब इधर क्या होगी, डिस्पर्स एंड इंटरनली रिफ्लेक्टेड, ये लाइट गई। ये डायग्राम बना लेना, 2-3 बार बना लेना, तो जाके आपको क्लैरिटी होगी। ये रेन ड्रॉप लिखना और इधर सनलाइट लिखनी है, ये है आपका रेनबो का सिस्टम।